चलिए, आप सब लोग यूजीसी नेट के बच्चे हो, राइट। चलिए, तो आपका टारगेट ग्रुप है दिसंबर। कोई बच्चा इस बार का एग्जाम दे रहे हैं? आप दे रहे हो, बाकी आप लोग दिसंबर में। ठीक। हिंदी मीडियम के कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, बाकी आप लोग इंग्लिश मीडियम के। देखो, पेपर का पैटर्न वगैरह सब लोगों को क्लियर है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको पेपर का पैटर्न नहीं पता है? सब पता है कि पेपर जो रहेगा हमारा 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके पास रहेंगे 50 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में रहेंगे बेटा आपके 100 क्वेश्चन। ये जो पार्ट 2 है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीन्स कि जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम रिटर्न कर रहे हो इस बार, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 आएंगे। ठीक है। और पेपर 1 जो रहता है वो एक जर्नल लेवल का पेपर रहता है। ठीक है। जर्नल मतलब ये पेपर सबके लिए कॉमन आता है। जितने भी बच्चे उस शिफ्ट में बैठेंगे तो उनके लिए जो पेपर रहेगा वो कॉमन रहेगा। चाहे आप हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, पेपर 1 सबके लिए कॉमन रहता है। सिलेबस भी कॉमन है और आपका जो मार्किंग है, क्वेश्चंस है, वो भी आपके कॉमन ही आते हैं। ठीक है। 2 नंबर का पेपर रहेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ये भी आपका 2 नंबर का रहेगा। तो ये हो गया आपके पास 200 का और ये हो गया आपके पास 100 का। टोटल मिला के हो गए आपके 300 और नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए आपके 150। ठीक है। 3 आवर्स का टाइम पीरियड रहेगा आपका और 3 आवर्स में दोनों जो एग्जाम है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों एग्जाम एक साथ ही ओपन हो जाते हैं। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2 एज सच। 180 मिनट्स आपके पास रहेंगे, तो टाइमर वहां पे चलता रहेगा। आप चाहे पेपर 1 में ही सारा टाइम लगा दो, चाहे पेपर 2 में ही सारा टाइम लगा दो, इससे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा होता था कि भाई पेपर 1 में अलग टाइम मिलता था, फिर टाइम गैप मिलता था, फिर पेपर 2 होता था, बट अब एज सच कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर 1 के लिए भी प्रॉपर टाइम है, पेपर 2 के लिए भी प्रॉपर टाइम है। आप भले तो आप पेपर 1 से स्टार्ट कर दो या पेपर 2 से स्टार्ट कर दो, या आप इंटर स्विच भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करे, 7 क्वेश्चन करे, फिर मुझे लग रहा है ये तो भाई थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं सब्जेक्ट पेपर पहले कर लेता हूं, तो कोई बात नहीं, आप सब्जेक्ट पेपर पे पहले कर सकते हो। ठीक है। आप जो आंसर करोगे वो वहां पे साइड में क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, 1 से लेके 50 तक पेपर 1 के रहेंगे और 51 से लेके आपके 150 तक जो रहेंगे वो सब्जेक्ट पेपर के रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आप क्लिक करते जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया वो रेड कलर का हो जाएगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इसका जो आंसर है वो ए बी सी इनमें से कुछ होना चाहिए, यू आर डाइसी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आप उस पे जो है मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। जैसे ही आप आंसर उसमें देखते जाओगे तो वो वहां पर दिखा देगा। वंस यू कंप्लीट द पेपर, तो आप एक बार क्वेश्चन देखो, कोई क्वेश्चन अनचेक अनटिक तो आपका नहीं रह गया, जो पर्पल है उनको आप रिव्यू करके आप उनको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। इन एनी हाउ, जैसे मान लो मैंने 10 क्वेश्चंस ऐसे कर दिए जो मार्क फॉर रिव्यू कर दिए और लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, फॉर एग्जांपल कि आपके पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचा कि भाई हम उसको दोबारा से रिव्यू करें, तो जो आपने आंसर मार्क किया है वही आंसर फाइनल मार्क किया जाएगा और उसके बेसिस पे सही है तो सही, गलत है तो गलत। ठीक है। चलिए, तो बेटे ये माइंड में करना, पहले जब हम एग्जाम में बैठने जाते हैं तो ये सब चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। पूरा जो पेपर रहेगा वो सीबीटी मोड में रहेगा, आपके सेंटर्स पड़ेंगे और सेंटर्स में ही आपको जाके एग्जाम देना होता है। ठीक है। एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, सिंगल डे में एग्जाम नहीं होता। इसके टाइम शेड्यूल आपका अलॉट होता है, सेंटर्स आपके अलॉट होते हैं, तो जो दिन, जो डेट, जो शेड्यूल आपका है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहां पर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। सबसे बढ़िया बात क्या है बेटा इसमें, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और यही इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बाकी सारे एग्जाम्स में देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और वहां पे फिर थोड़ा सा रहता है कि भाई बहुत सोच समझ के फिर हमें आंसर करने होते हैं।
यहां पे तो 150 के 150 टिक करके ही आने हैं। जो आते हैं वो वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं वो फिर अपने हिसाब से फिर आप अपना देख लो। ठीक है, तो 150 के 150 करने हैं आपको, क्वेश्चन लीव करने का कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, रिटर्न डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू में सबसे बढ़िया बात यह होती है कि आपको जो दिमाग चलाना होता है वो 4 ऑप्शन में ही चलाना होता है। इसमें आंसर गिवन है, बस आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। 4 में से ही कोई एक आंसर है और उसमें से ही मतलब आपको क्या करना है, अपना आंसर क्लिक करना है? अच्छा ठीक है बेटा, चलिए। अच्छा, एक और एक चीज समझो कि कल को आप पीएचडी में जाओगे, कल को आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, पीएचडी में जाओगे, तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो भाई आप टीचिंग के लिए चले जाओ या फिर आप पीएचडी के लिए चले जाओ। पीएचडी के लिए भी जाते हो तो आफ्टर ऑल कंप्लीट द योर पीएचडी, फिर भी आपको टीचिंग के लिए ही जाना है। वहां पे एक एकेडमिक डिग्री आपकी और ऐड हो जाएगी। इसके लिए भी आपको नेट का स्कोर कार्ड चाहिए। इसके लिए भी क्या चाहिए आपको, नेट का स्कोर कार्ड चाहिए। तो आप ये मान के चलो बेटा, आप एकेडमिक्स की फील्ड में जाना चाहते हो तो दिस एग्जाम इज मस्ट फॉर यू पीपल। ये बिल्कुल आपकी ऐसे समझ लो, ये एलिमेंट्री स्टेज है। जब तक आप यहां पे स्टक रहोगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते हो। बाय हुक और बाय क्रुक आपको एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो। यहीं से आपकी पहली सीढ़ी स्टार्ट हो रही है। पीएचडी में जाओगे तब भी, टीचिंग में जाओगे तब भी नेट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट पीएचडी कंप्लीट कर लोगे तब भी आपको नेट तो करना ही पड़ेगा। अब तो फॉर्म ही नेट के स्कोर कार्ड पे भरे जा रहे हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर आप उसमें उनके एग्जाम को क्रैक करो। वो एग्जाम क्रैक करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू दिस एग्जाम। यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू दिस एग्जाम। ठीक है, तो आप एक बार माइंड मेकअप बना के चलो कि हम इस स्टेज पे आए हैं। जब आप सब लोग यहां पर बैठे हो तो बेटा आप माइंड मेकअप बना के आए हो ना, कोई जबरदस्ती थोड़ी भेज दे आपको कि नहीं भैया जाओ और क्रैक करो। तो आप जो यहां पर आ रहे हो वो इसी पर्पज से आओ कि भैया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिसंबर तक का ही टाइम है। ठीक है, दिसंबर तक का ही टाइम है और इस 6 महीने में अपने आप को पूरा डिवोट कर दो। ठीक है, माइंड मेकअप पहले से ही बना के चलो कि भैया करना ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। क्योंकि जब एक बार आप डिटर्मिनेशन के साथ में आप काम करते हो, स्टार्टिंग करते हो, अब उसमें होता क्या है कि अभी हमें चीजें पता ही नहीं है, जस्ट अभी हम एंट्रेंस पे आए हैं। किसी ने बोल दिया ये कर लो तुम वो करने लग जाते, किसी ने बोल दिया ऐसा कर लो तुम वो करने लग जाते हैं, किसी ने बोल दिया पेपर 2 कर लो तुम पेपर 2 करने लग जाते, किसी ने बोल दिया पेपर 1 कर लो तो पेपर 1 करने लग जाते हैं। गाइडेंस ही नहीं है, सबसे पहली चीज ये है। तो आप ये समझ लो कि ये 6 महीने आपको अपने आप को देने हैं, यहीं से फिर आपकी आगे की जर्नी स्टार्ट होगी। इस 6 महीने में जो आप मेहनत करोगे उसका फ्रूट आपको आगे मिलेगा। ठीक है, इसके बेसिस पे फिर आगे बेटर पीएचडी में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बेटर रिजल्ट आपके पास आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी और फिर अच्छे स्कोर कार्ड आएगा। इसमें जेआरएफ वगैरह आपका क्वालिफाई हो जाता है तो अर्निंग का सोर्स भी रह जाता है। ठीक है, अर्निंग के सोर्स के साथ साथ आपको पीएचडी का भी एक बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, रही बात आपके क्वालिफिकेशन की, क्वालिफाई कैसे माने जाओगे आप? कई बच्चों को यह भी डाउट होता है कि भाई हम कितने मार्क्स लेकर आए तब हम क्वालिफाई माने जाएंगे। तो बेटा आपकी जो मेरिट बनती है, इसमें हर साल मेरिट बनती है आपकी, इसमें आपकी हर साल आपकी मेरिट बनती है। जैसे मान लो 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट निकलता है, पीएचडी ओनली,
नेट प्लस पीएचडी, और एक आता है जेआरएफ प्लस नेट प्लस पीएचडी। बेटा ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, क्या है, कैसे हम क्वालिफाई करेंगे, कब क्वालिफाई माने जाएंगे, किसका क्या बेनिफिट है, तो ये सब चीजें पहले पता होनी चाहिए। देखो पीएचडी ओनली जो होता है वो एक सबसे लोएस्ट लेवल होता है। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका 300 में से एक कट ऑफ जाती है 164 पे, एक मोटा मोटा मैं रफली आइडिया ले रहा हूं आपको, 164 पे मान लो एक मतलब आपकी कट ऑफ जाती है, वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जाएगी, हर किसी बच्चे की अलग अलग जाएगी, कैटेगरी वाइज भी अलग अलग जाएगी, जैसे SC ST जनरल ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप और आपके पास जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनकी अलग अलग जाएगी। एक जनरल कैटेगरी का मान लो मैं मान के चल रहा हूं एक एग्जांपल 164, अगर किसी बच्चे के 164 या उससे ज्यादा नंबर आते हैं तो वो बच्चा पीएचडी ओनली माना जाता है। इसकी वैलिडिटी रहती है आपकी 1 ईयर की, पीएचडी ओनली की जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर की रहेगी। इसमें फिर आप पीएचडी में ही एनरोलमेंट करा सकते हो, आप टीचिंग नहीं कर सकते। 1 साल के अंदर अंदर आप क्या कर लो बेटा, पीएचडी में अपना एनरोलमेंट करा दो। और ऐसा भी नहीं है कि पीएचडी क्वालिफाई हो गया तो आप पीएचडी जो है कंप्लीट आप माने जाओगे, इससे पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है। ये सिर्फ वैलिड है आपका, जो भी एग्जाम निकलते हैं उनका फॉर्म आप फिल कर सकते हो, बाकी जो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस रहेगा वो तो आपको एसएच सब में ही फॉलो करना पड़ेगा। बट यहां पे यह कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बन जाता है कि हाँ भैया हम फॉर्म भर सकते हैं। इसका स्कोर कार्ड मांगेगा, वो बोलेगा कि भाई जरा आप जो भी लास्ट एग्जाम हुआ है उसका नेट का स्कोर कार्ड आप बताओ यहाँ पे, तो फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे वो स्कोर कार्ड मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग नहीं कर सकते बट आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी पीएचडी प्रोग्राम के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उन सब में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको वो बनाना पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि आपको पीएचडी में एनरोलमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट यहां पे एलिजिबिलिटी मिल जाती है, इससे ज्यादा आपको कुछ इसमें नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ कह रहे थे आप? ठीक है, देखो एक दूसरी कैटेगरी होती है यहां पर नेट और पीएचडी, लेकिन इसके मार्क्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसके मार्क्स आप मान के चलो कि 192 है, तो अगर किसी बच्चे के 164 से ज्यादा 192 से कम है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर किसी के 192 या उससे ज्यादा है तो वो बच्चा आपका नेट प्लस पीएचडी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, इसकी वैलिडिटी अगेन 1 ईयर होती है। अगर आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लियो तो ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके एलिजिबल हो जाते हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं कॉलेज में, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो फिर आपका पीएचडी कंप्लीट मांगती है, ठीक है। तो आप किसी भी कॉलेज में जाके आप जो है टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे टीचिंग नहीं करनी है, मुझे पीएचडी में जाना है, तो अगेन यू कैन एनरोल एज अ पीएचडी कैंडिडेट, ठीक है। चलिए, इसकी मेरिट थोड़ी सी से ज्यादा रहेगी। एक थर्ड कैटेगरी आती है जो बहुत क्रीमी कैटेगरी जिसको मानते हैं, ये कैटेगरी होती है आपकी जेआरएफ की। अगेन इसमें एक एज क्राइटेरिया है, अगर आपका एज क्राइटेरिया इसमें आता है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो। एज क्राइटेरिया अगर आप क्रॉस कर चुके हो तो फिर आप जो यहां पर जीआरएफ के लिए नहीं अप्लाई करोगे, फिर आप जो है इसके लिए ही अप्लाई करोगे, ठीक है। वो आपसे पूछेगा पहले आपको कि किस चीज के लिए आपको फिल करना है, ठीक है। जिनकी ग्रेजुएशन 4 ईयर प्रोग्राम में है, जिनकी ग्रेजुएशन 4 ईयर प्रोग्राम में है, वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन पीएचडी के लिए ही एलिजिबल होंगे, वो नेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनकेस अगर उनका नेट निकल भी जाता है तब भी वो टीचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो मास्टर होती है, और मास्टर अभी आपकी है नहीं, ठीक है। चलिए, तो जेआरएफ मानते हैं बेटा हम थोड़े से बहुत ज्यादा क्रीमी जो स्टूडेंट होते हैं। आप ये मान के चलो अगर हमारे 100 बच्चे नेट का फॉर्म भर रहे हैं तो 100 में से 6 बच्चे मतलब जो है नेट माने जाते हैं, और 6 में से फिर एक बच्चा जो है वो आपका जेआरएफ माना जाएगा। ये हार्श ट्रूथ है, फैक्ट बता रहा हूं। लेकिन जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं वो होते तो वो भी बच्चे ही हैं, मेहनत करते बेटा, और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं।
एक होती है मेहनत, एक होती है बहुत ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि इन बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता ये सफर पास करना, क्योंकि इसमें जो मेरिट जाती है वो कम से कम जाती है, आप 220 के अराउंड आप मान के चलो, 2-4 नंबर ऊपर या 2-4 नंबर नीचे, किसी किसी सब्जेक्ट में तो 224 से भी ऊपर चली जाती है। तो आप ये मान के चलो कि 220 हम एक एवरेज मान रहे हैं कि 220 मार्क्स हैं। 220 का मतलब समझ रहे हो, मतलब 150 में से 110 क्वेश्चन जिस बच्चे के करेक्ट होंगे वो बच्चा जेआरएफ माना जाएगा, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। समझ रहे हो आप इस चीज को? इसमें फायदा ये रहता है बेटा कि आपको पीएचडी में एनरोल्ड करने के लिए एक स्टाइफन का अमाउंट मिलता है, और वो अमाउंट एक सैलरी के इक्विवेलेंट होता है। अराउंड आप मान के चलो कि 50 to 60 के अराउंड अभी आपका सैलरी है, ठीक है? तो उतना अमाउंट ये आपको मिलेगा अप टू 2 इयर्स, और इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो भी 2 इयर्स की ही होती है। जेआरएफ की वैलिडिटी के लिए आपको 2 साल के अंदर अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, एनरोल कराना पड़ेगा, और इसका स्टाइफन लेने के लिए आपको सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या स्टेट यूनिवर्सिटी में 2 साल के अंदर अंदर आप एडमिशन ले लो, अदरवाइज इसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी बेटा, एक्सपायर हो जाएगी। कोई सेंस नहीं बनता ना आपका, मैं जितना जेआरएफ आपने करा, जेआरएफ करने के बाद भी अगर आप 2 साल में आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो पीएचडी के लिए, तो कोई सेंस नहीं बनता भाई, फिर आपको पैसा क्यों देगा? ऐसा नहीं है कि मेरा जेआरएफ निकल गया तो आराम से मुझे डे 1 से पैसा आना लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन से आपका एनरोलमेंट होगा वहां से लेकर अगले 2 साल तक आपका पैसा आएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे पीएचडी में काम करते जाओगे फिर वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो थोड़ा सा अमाउंट आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कम से कम जब तक आपकी पीएचडी रहती है तब तक आपको अमाउंट वो आपका आता रहेगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि देखो जब आप पीएचडी करोगे तो थोड़ा सा फिर आपका उसका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है भाई। जॉब के कंपनसेट में ही तो आपको ये पैसा दिया जा रहा है ना भाई। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, यहां से भी पैसा ले रहे हो, आपने एनरोलमेंट भी करा दिया, फिर आप वहां पे काम भी नहीं करके दे रहे हो, इसलिए ये पैसा थोड़ी मिल रहा है आपको। तो वो चीज इसके लिए मिलते है ताकि आप एक क्रीमी स्टूडेंट हो और आप एक नेशन के डेवलपमेंट में क्या करोगे, आप हेल्प करोगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे जेआरएफ का अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे नेट में ही जाना है, तो आप टीचिंग भी कर सकते हो, और पीएचडी में जाना है तो आप पीएचडी में भी जा सकते हो। लेकिन जेआरएफ कैंडिडेट को बेटा हर जगह प्रेफरेंस मिलती है ओवर द अदर कैंडिडेट। इन बच्चों को इनसे और इनसे दोनों से पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अगर हमारी 10 सीटें हैं तो 10 सीटों में वो कोशिश करते हैं कि हमारे पास जेआरएफ वाले ही कैंडिडेट आए, और जेआरएफ वाले कैंडिडेट खुद अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। यहां पर यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करती है। बेटा डिफरेंस तो देखो रहता है, मार्क्स का भी डिफरेंस है, मेहनत का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेटा बेसिक मतलब चीजें हो गई जो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। और इन रियलिटी आप देखो इसका होना ना होना बराबर है, क्योंकि इसके बेसिस पे कहीं बेटा आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस सीट के लिए आप एलिजिबल हो ना उस सीट के लिए ये बच्चा भी एलिजिबल है और उस सीट के लिए ये बच्चा भी एलिजिबल है। मान लो मेरा इस अटेम्प्ट में पीएचडी निकला है, पिछले वाला नेट कोई बच्चा रह गया वो भी एलिजिबल रहेगा, और जीआरएफ वाला बच्चा कोई रह गया वो भी एलिजिबल है। तो व्हाई यूनिवर्सिटी प्रेफर पीएचडी ओनली कैंडिडेट व्हेन यू हैव द अदर ऑप्शन। ये भी एक माइंड मेकअप लगा के चलो कि भैया इसको हम ऑप्शन मानते ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, नेट और जेआरएफ, ठीक है। तो आप कम से कम इसमें एटलीस्ट एक पोजीशन आपकी सिक्योर हो जाएगी, इसमें वो पोजीशन भी सिक्योर नहीं है आपकी, ठीक है। चल और देखो बेटा आप सब लोग क्योंकि पीएचडी करोगे, रिसर्च भी करोगे, देखो जिसकी अगर कोई कैटेगरी है एससी एसटी जनरल ओबीसी, आप अपनी कैटेगरी से ही फिल करें। बेटा कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे का 2 नंबर से भी बेनिफिट हो रहा है तो बेटा बेनिफिट लो,
इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हो जाते हैं जो 2-2 नंबर से रह जाते हैं। 2 नंबर और होते तो भाई उनका नेट निकल जाता, या 2 नंबर और होते तो उनका जीआरएफ निकल जाता। तो जिसकी जो कैटेगरी है वो अपना यहां पर रखें, और साथ के साथ आप लोग अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है ना, वो भी आप थोड़ा रिन्यू करवा लेना, क्योंकि जो आपकी कैटेगरी है उसको रिन्यू करके मांगता है, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप उसको रिन्यू करवाने बैठो। तो इसलिए आप पहले से ही जब आप फॉर्म फिल करोगे, सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म आएंगे, उससे पहले ही आप उसको क्या करवा लेना, अपडेट करवा लेना। ठीक है। और देखो साथ के साथ आप लोग जो है अपने रिसर्च पेपर वगैरह जो है, 1-2 बार रिसर्च वगैरह पे भी थोड़ी सी नजर मारते रहो। ठीक है। आप अभी से एक माइंड मेकअप करके चलो कि मुझे पीएचडी अगर मैं करूंगा तो मुझे किस सब्जेक्ट में पीएचडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को आप पीएचडी के लिए जाओगे तो ऑब्वियसली बात है ये सब टॉपिक पहले से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है तो अभी आप सिलेक्ट करो, और प्रॉपर उसके बारे में थोड़ा सा मतलब आप जो है उसको रिसर्च आप लोग जो है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते रहो। 2-4 मतलब जो है न्यूज़पेपर वगैरह, आप आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, जर्नल्स वगैरह हैं, उनको आप पढ़ते रहो, ताकि एकदम से ही जो चीजें होती है ना उसमें फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम आपको ना लगे। अभी तो आप प्रॉपर टाइम है आपके पास, अभी तो आप दोनों चीजें कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो साथ के साथ, मतलब जो थोड़ा थोड़ा टाइम, आधा आधा 1-1 घंटा आप दोनों को देते रहो। ठीक है बेटा, जो स्टडी का पैटर्न रहता है वो आप हर बच्चे का अलग अलग होता है, लेकिन हाँ जी रिसर्च, ठीक है। चलिए बेटे देखो, एक चीज और बताऊं मैं आपको, सब्जेक्ट पेपर तो आपका रहेगा ही रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को साथ के साथ टाइम देते रहो। बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं यहां पर अपने एग्जाम में, कि वो या तो पेपर 1 को पहले करते हैं या पेपर 2 को पहले करते हैं। यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मान लो देखो ये कोचिंग जो है यहां पर, तो मान लो आपकी क्लासेस चल ही रही है, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे जो भी क्लासेस चलती है, इसको छोड़कर कम से कम आपको ये मान के चलो कि 3 से 4 घंटे डेली बेसिस पे आपको देने, ठीक है। इसमें आप डिवाइड कर लेना, पेपर 1 और पेपर 2 में आप डिवाइड कर लेना, फर्स्ट पार्ट में कितना देना है, सेकंड पार्ट में देना, क्योंकि किसी एक पेपर के भरोसे कभी भी नेट नहीं निकलेगा। ये भी बता दूं मैं आपको, अगर आप ये सोचो कि मैं पेपर 1 बहुत अच्छे से कर लूंगा, पेपर 2 तो मुझे आता ही है, तो बेटा नेट नहीं निकलेगा फिर। और तुम ये सोचो कि मैं पेपर 2 बहुत अच्छे से मुझे आता है, तो फिर पेपर 1 अगर आप नहीं करोगे तो भी आपका नेट नहीं निकलेगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्ट टीचर से पहले आपको क्या पूछना है, वेटेज वाली यूनिट पूछनी है, कि कौन सी आपकी वेटेज वाली यूनिट है जिसमें से आपके ज्यादा नंबर आपके आते हैं, उनको पहले कवर करो। देखो कहने को तो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास 10 यूनिट है और हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन हम लोग देते हैं तो 100 क्वेश्चन बनते हैं। बेटा ना तो हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, क्योंकि आप यूनिट्स का सिलेबस देखोगे तो बहुत वास्ट सिलेबस है, वो 10 यूनिट नहीं है, कम से कम 13 से 14 यूनिट बचेंगे आपकी, ठीक है। और 10 क्वेश्चन हर यूनिट में से नहीं आते हैं, इनकी बातों पे मत जाना, 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, किसी किसी यूनिट की वेटेज बहुत ज्यादा होती है, कम से कम 14-15 क्वेश्चन आते हैं किसी किसी में से, और किसी किसी में से हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जो अपना सब्जेक्ट पेपर जो भी आपको टीचिंग करेगा, उनसे पहले सबसे पहले आपको यही चीज पूछनी है कि हमारी वेटेज वाली यूनिट कौन सी है, और जब आपकी वेटेज कोई भी यूनिट स्टार्ट होती है तो आप उनमें से पूछना कि भाई इस यूनिट में से कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो ज्यादा वेटेज रखते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को आप बहुत ज्यादा डिटेल में आपको स्टडी करना है। तो उसके बाद फिर आपको माइंड में कब लगेगा कि भाई आपको कौन सी यूनिट पहले कवर करनी है, कौन सी यूनिट आपको बाद में कवर करनी है। हम क्या है, एक बुक उठाते हैं और उसी बुक को हम पढ़ते जाते हैं। सब यूनिट की वेटेज एक जैसी नहीं है, हर यूनिट की वेटेज अलग अलग है, जिसकी वेटेज ज्यादा है उसको पहले कवर करो, जिसकी वेटेज कम है उसको आप थोड़ा बाद में कवर करो। ठीक है, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने का। आप ये माइंड मेकअप करके चलो कि कम से कम 3 से 4 महीने में मेरा सिलेबस हो जाना चाहिए। 6 महीने मत मानो, आप ये मान के चलो कि 3 से 4 महीने में मेरा सिलेबस, और लास्ट के जो 2 मंथ रहेंगे वो सिर्फ आपको एमसीक्यू पे देने हैं। हमारी यही गलती रहती है कि हम लास्ट तक टिल दिसंबर तक भी हम लोग क्या करते रहते हैं, सिलेबस के पीछे भागते रहते हैं। बेटा 2 महीने पहले अपना वाइंड अप कर लो, जितनी चीजें हो रही हैं उनको वाइंड अप कर लो, फिर आपको क्या करना है, एक बार आप एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आप उठाओ, फिर आप उसमें से डाउट निकलेंगे, फिर आप उन डाउट्स पे क्लियर करो।
जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू ही फेस करने हैं और हम लोग एमसीक्यू ही नहीं करते। तो हर यूनिट के साथ साथ जो भी चीजें आपकी रहेंगे, जैसे एक यूनिट कंप्लीट हो गई, हर टीचर से बोलोगे भाई हमारे पास जो है इस यूनिट के एमसीक्यू दो, जो भी पीवाईक्यू हैं, जो भी आपके पास इससे रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो टीचर बताते हैं सारे अपने आप, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें खुद मांगनी है टीचर से कि भाई आप इससे रिलेटेड हमें जो एमसीक्यू दो, ताकि आप अपनी नॉलेज को साथ के साथ टेस्ट करते रहो। देखो बेटे, टीचर एक यूनिट पढ़ाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। आपका काम यह है जब टीचर दूसरी यूनिट कवर करा रहा है तो आपको पुरानी यूनिट भी रिवाइज करनी है। और हम क्या करते हैं, दूसरी यूनिट पे चले जाते हैं, पहले वाली यूनिट हमारी फिर वहां पे जाती है। जब हम 10th यूनिट पे आ जाते हैं तो हम पहले वाली यूनिट में 0 हो जाते हैं। हमें साथ के साथ क्या करना है बेटा, इसको प्रैक्टिस भी करनी है। फिर जब टीचर ने एक यूनिट करा दी, अब तो बेटा आप लोग जो है कोई सी बुक उठाओ, कोई सी भी एमसीक्यू करो, प्रैक्टिस करो, और जो नहीं आ रहे वो टीचर से पूछो, तभी चीजें निकलती हैं। नहीं तो अदरवाइज आप ये सोचो कि भाई एक बार वंस आई विल कंप्लीट द सिलेबस, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यू पे लगूंगा, ऐसा मत करना। साथ के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाओ, और लास्ट में आते तो सिर्फ आपको एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करने लास्ट के 2 मंथ। इसमें पीवाईक्यू हो गया, मॉक टेस्ट हो गए, आपके डाउट्स हो गए, सिर्फ आप इन पे फोकस करो, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ में उतरोगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपको समझ आएंगी। क्योंकि जब तक आप सिलेबस पढ़ते हो ना, तब तक कोई कमी नजर नहीं आती। हमें ऐसा लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जब हम एमसीक्यू में उतरते हैं तब हमें समझ आता है कि भाई हमें तो मतलब इसमें और इसमें मतलब जो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, फिर वहां पे हमारे लिए दिक्कत आती है। जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे तब तक चीजें समझ ही नहीं आएंगी। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को? तो इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हर कोई टीचर नहीं बताए। टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। ये चीजें बेटा आपको, और देखो एक चीज ध्यान रखना, पेपर हमेशा खुद की मेहनत से निकलता है। अगर हमारे पास 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 में से कुछ बच्चों का जेआरएफ निकलेगा, आप लोगों में से एक बच्चों का जेआरएफ निकलेगा, कुछ बच्चों का नेट निकलेगा, कुछ बच्चों का पीएचडी ओनली निकलेगा, और कुछ का वो भी नहीं निकलेगा। जिसकी जैसी मेहनत उसका वैसा रिजल्ट। तो बेटा हम सब लोग जो बैठे हैं ना, ये सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो आप ये मान के चलो बेटा, हम सब एक दूसरे क्या हैं, कॉम्पिटिटर हैं। हमें अपने अपने लेवल पे बेस्ट देना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप कौन सा स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हो। मेन चीज है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेरा एमसीक्यू निकलना चाहिए, दैट्स इट। कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी मटेरियल यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेरा एग्जाम निकलना चाहिए। फिर उसके बाद कोई नहीं पूछता आपने कौन सी बुक पढ़ी थी, कहां से नोट्स पढ़े थे, कहां से क्या पढ़ा था, पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था, तुक्के में निकल गया था, बट नेट निकलना चाहिए, ठप्पा लगना चाहिए कि यू आर नेट क्वालिफाइड। फिर कोई नहीं पूछता बेटा। तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपका नेट नहीं निकल रहा है, या फिर भी आप एक सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो बेटा आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। फिर कौन पूछेगा आपको? कोई नहीं पूछेगा। आप सब लोग जो है यहाँ पे पैसे दे के बैठे हो, तो आप एक चीज के डिटर्मिनेशन के साथ में ही चीजें का वर्क करो। ठीक है, चल। तो बेटा आज की जो हमारी यूनिट है वो है हमारी रिसर्च के बारे में। इस यूनिट को आप ऐसे मत समझना कि भाई हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही कर रहे हैं। आप ऐसे समझो कि कल को आप पीएचडी करोगे ना, तब भी आपको बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होंगी। वहां पे भी तो आप रिसर्च ही करोगे, नई नई चीजें सर्च करना, नई नई चीजें मतलब देखना कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, व्हाट वाई व्हेन, क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, कैसे हुआ। इस चीज के बारे में जब हम और ज्यादा नॉलेज एक्सटेंड करते हैं तो वो भी क्या है, एक तरीके से रिसर्च है। ठीक है, चल। तो रिसर्च को अगर मैं बात करूं, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? शोध। चल, रिसर्च जो है 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है आपका री और एक है आपका सर्च। री का मतलब हो गया बेटा अगेन, और हिंदी में उसको बोलते हैं पुनः। ठीक है, और सर्च का मतलब हो गया फाइंड आउट। ठीक है, और यहां पर क्या करना है इसको,
खोज करना, खोज करना। देखो, आपके पास एक कोई प्रॉब्लम है, आपके पास क्या बेटा, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हम हिंदी में बोलते हैं समस्या। आपके पास क्या है, एक समस्या है जिसका आप समाधान ढूंढना चाहते हो। हमारे पास क्या बेटा, एक प्रॉब्लम है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें ढूंढना क्या है, तब तक हम ढूंढेंगे क्या। तो हमें ये भी चीजें क्या होनी चाहिए बेटा, प्रॉब्लम का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं किस चीज पे सर्च करना चाहता हूं और क्यों करना चाहता हूं। भैया आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि इस चीज के बारे में मैं क्या जानना चाहता हूं। मुझे किसी चीज के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो मुझे क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में और क्यों चाहिए। इस चीज के बारे में पता करना ही हमारे पास क्या होता है, रिसर्च। जैसे आप सबको पता होगा बेटा कि हमारे यहां से मंगलयान गया था, चंद्रयान, ठीक है, वो क्यों गया था, वो भी तो एक तरीके से रिसर्च का ही पार्ट था। वहां पर जितने भी लोग गए उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। हमने एक प्रोग्राम बनाया कि भाई हम यहां से एक जो है अपना यान भेजेंगे और यान जो वहां से क्या करेगा, चीजों को डिस्कवर करेगा, वहां से पिक्चर्स भेजेगा, उसको हम एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद एक नई थ्योरी डेवलप करेंगे। ठीक है, कोई चीज ऐसी है जो अभी तक घटना नहीं हुई है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, कोई घटना ऐसी है जो अभी तक नहीं हुई है, हम अपनी नॉलेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं। या उसके बारे में कोई मान लो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, मुझे उसके बारे में चीजें जाननी है कि ये इवेंट क्या था, क्यों था, कैसे था, किसने किया, क्यों किया, क्या चीजें हमारी हुई, और इसके पीछे पूरा पूरा रिसर्च कंप्लीट करना, ये भी एक तरीके से क्या है, जांच है, इन्वेस्टिगेशन है। और उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीजें सामने निकल के आती हैं उसको एक तथ्य के साथ में प्रकट करना, ये हमारा क्या है, रिसर्च है। कल को जब आप पीएचडी करोगे तो पीएचडी में भी आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मान लो कल को मैं इकोनॉमिक्स में पीएचडी करना चाहता हूं। अब इकोनॉमिक्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अब इकोनॉमिक्स में भी आपको सब टॉपिक्स आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उसमें से फिर आपको देखना पड़ेगा कि मुझे किस चीज पे जो है वो सर्च करना। रिसर्च को रिसर्च ही क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे, क्योंकि आज मैं जो रिसर्च कर रहा हूं, मेरी जो रिसर्च कंप्लीट हुई है, कल को आप लोगों में से ही कोई बच्चा उस रिसर्च को पढ़ेगा और ये बता देगा कि सर आपकी रिसर्च में ये गलती रह गई, ये गैप रह गया, आपने ये बात तो बताना भूल ही गए, या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारी जो रिसर्च है वो कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, क्योंकि एक चीज को हर एंगल से स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। मान लो मैंने स्टडी करी तो मैंने अपने एंगल से स्टडी करी, आपने स्टडी करी, सेम चीज को, सेम प्रोसेस को आपने स्टडी करा तो आपने अपने तरीके से स्टडी करा, तो उसको भी क्या बोलेंगे, वो भी एक तरीके से रिसर्च है। किसी चीज में कोई कमी रह गई, कोई फैक्ट हाईलाइट करना भूल गए। देखो बेटा, हर नई थ्योरी जो बनती है वो पुरानी थ्योरी को बेस बनाकर ही बनती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोई नई थ्योरी डेवलप होती है तो पुरानी थ्योरी को बेस बनाता है, क्रिटिसाइज करता है उसको कि भाई ये चीजें ऐसे नहीं, ये चीजें ऐसे नहीं, फिर हम नई थ्योरी डेवलप होती है, फिर आप लोगों में से कोई नया बंदा आएगा, वो फिर एक नई थ्योरी डेवलप कर देगा। तो ये चीजें हमारी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं। हमने जब रिसर्च करी तो हमने भी तो किसी की थ्योरी को पढ़ा, किसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने उसको जो है कंक्लूड करा। फाइंडिंग द रिसर्च गैप, रिसर्च गैप का मतलब क्या होता है कि इससे पहले जितनी रिसर्च हो चुकी हैं उन लोगों ने क्या क्या चीजें बताई, उनकी क्या क्या कमियां रह गई, इन कमियों को पता करना ही हमारा क्या है, रिसर्च है। आप सभी बच्चों को पता है बेटा, हमारा नीट का एग्जाम लीक हुआ और कैंसिल भी हुआ।
अब मुझे ये चेक करना है, ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ या ये जो एग्जाम लीक हुआ वो कहां से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब इस पे पूरी मैं रिसर्च कर सकता हूं। फेलियर ऑफ सिस्टम, इसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? क्या आप इसको रोक सकते हो? अपनी पूरी रिसर्च करो, उसके बाद एक अपना सॉल्यूशन दो कि भाई इसको हम इस तरीके से रोक सकते हैं। किसी भी चीज में रिसर्च हो सकती है बेटा, किसी भी चीज में रिसर्च हो सकती है। आपको बस एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है कि मुझे इस चीज में रिसर्च करनी है, मुझे कल्चरल स्टडी पे, मुझे कल्चर पे स्टडी करनी है, मुझे लोगों की आइडियोलॉजी पे स्टडी करनी है, मुझे एआई पे स्टडी करनी है, मुझे एथेनॉल पे स्टडी करनी है। अब जो लोग इस चीज से रिलेटेड, मतलब जो अपनी टॉपिक्स अपने सिलेक्ट कर रहे हैं, जो लोग साइंस से रिलेटेड है, वो ये भी देख सकते हैं कि भाई एथेनॉल का हमारी जो इंजन की माइलेज है और जो इस तरीके की चीजें हैं उस पर क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। क्या वाकई में एथेनॉल हमारा जो एक क्लीनर और सेवर फ्यूल है या हमारे लिए एक नई समस्या क्रिएट करेगा? समझ रहे हो मेरी बात को? इस पे भी अगर मैं रिसर्च करना चाहूं तो इस पे भी मैं रिसर्च कर सकता हूं। क्या E20 या E100 जैसी जो चीजें हैं हम अगर लेकर आ रहे हैं तो उसका क्या इंपैक्ट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा? हमने E100 तक इंप्लीमेंट कर दिया, बाकी कंट्रीज E10 से ऊपर नहीं बढ़ पा रही हैं। क्यों? जबकि वो आपसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, आपसे ज्यादा होशियार हैं, टेक्नोलॉजी में भी, पैसे में भी, मैन फोर्स में भी, और आपके पास अलग अलग मतलब जो चीजें हैं, माइंडसेट भी मतलब इसमें अलग अलग है। तो वो E10 से आगे क्यों नहीं बढ़ी? उसके पीछे क्या रीजन है? इस चीज पे भी अगर मैं रिसर्च करना चाहूं तो मैं रिसर्च कर सकता हूं। ठीक है, अभी आपने सीबीएसई का एग्जाम देखा, उसमें हम लोगों ने OSM देखा। अब ये जो OSM लेकर आए, क्या ये OSM लाना जरूरी था? क्या इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया? अगर नहीं इंप्लीमेंट किया गया तो भाई किसकी गलती थी? ठीक है, समझ रहे हो? इस पे अगर मैं रिसर्च करना चाहूं तो मैं इस पे भी रिसर्च कर सकता हूं। रिसर्च के लिए कोई भी टॉपिक्स आपके साथ होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं वो अपनी अपनी चीजों पे, भाई सिस्टम ऑफ फेलियर और ये वो, डेमोक्रेसी, क्या डेमोक्रेसी एक सिर्फ मतलब आपके लिए जुमला रह गया है? क्या वाकई में आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है? अब आज आप सिस्टम से सवाल खड़े कर दिए जाते हो तो मतलब आप देशद्रोही हो। हाउ डेयर टू रेज क्वेश्चन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट? क्या हम जो चीजें पढ़ रहे हैं, क्या इसका आगे चल के कोई इंप्लीमेंटेशन होने वाला है? या आगे हमें और कौन कौन सी समस्याएं देखने वालेंगे? एआई से हमारी जॉब्स पे क्या इंपैक्ट आने वाले हैं? या एआई से हम लोग जो है OSM है या अलग अलग जो चीजें हैं उनको हम कैसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं? ये सब चीजें क्या है बेटा? रिसर्च है। इसके बारे में जितना एक्सटेंसिव स्टडी करोगे, जितना आप डेप्थ में स्टडी करोगे, उतना ही फिर आपके लिए क्या होगा? एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। हो सकता है कि जब आपका सॉल्यूशन निकले वहां से एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, फिर आप वहां पे एक नई रिसर्च जो अपनी कंप्लीट कर सकते हो। तो जब आप कल को PhD में जाओगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल सिलेक्ट करना है। वो रिसर्च प्रपोजल में आप ये बताओगे कि आपके पास जो भी टॉपिक्स हैं उनमें आप क्या स्टडी करना चाहते हो, क्यों इस रिसर्च प्रपोजल को आपने क्या करा है? सिलेक्ट किया। ठीक है, इस रिसर्च को हम क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन बोलते हैं। क्रिटिकल क्यों है बेटा? क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, आपको क्रिटिक्स के लिए तैयार रहना होता है। भाई अगर मान लो हमसे कोई गलती हो गई, पहली बात तो कोशिश करें कि भाई गलती ना हो, लेकिन इन एनी हाउ गलती हो जाती है। अगर कल को मान लो मैं ही अपनी PhD को डिफेंड करता हूं तो सामने वाला पर्सन क्वेश्चन पूछेगा मेरे से, अब मुझे ऑफेंड नहीं हो जाना है, पीटने लग जाओ तुम उसको, ऐसा नहीं होना बेटा। आप उसको क्वेश्चन से मतलब उसका आंसर करना है। आप उसको कैसे आंसर करो? कोई बच्चा ये बोलते कि सर ये कैसे बोल दिया आपने? भैया ये जो बातें मैं बोल रहा हूं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं। जो भी बातें बोलूंगा फैक्ट्स के बेसिस पे बोलूंगा कि जो भी मैं चीज बोल रहा हूं उसके पीछे क्या है? एक फैक्ट है। आपने डॉलर देखा कितनी तेजी से नीचे गिरा, अब वो क्यों गिरा? इस पे मैं पूरी रिसर्च करना चाहूं तो इस पे रिसर्च कर सकता हूं। ये हमारा जो यूथ यूनाइट होके
सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हुआ, आपकी क्या ऐसी नौबत आ गई कि भाई सिस्टम के अगेंस्ट पूरा यूथ खड़ा हो गया? कहीं ना कहीं तो बेटा कुछ ना कुछ कमी सिस्टम में रही होंगी ना। तो क्यों ऐसी मजबूरी आपके पास खड़ी हुई कि आज पूरा यूथ आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया? इस पे भी अगर रिसर्च करना चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो। जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, जिनका इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली बात है, जैसे हम लोग कॉमर्स के बच्चे हैं तो बेटा हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी करेंगे। जो कल्चर से रिलेटेड जो बच्चे होंगे वो अपनी उस पर स्टडी करेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स का, हिंदी वाले बच्चे हिंदी का, पॉलिटिकल वाले पॉलिटिकल का। तो उनकी अपनी अपनी सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, उसमें वो लोग बच्चे अपने अपना टॉपिक क्या करेंगे, सिलेक्ट करें। जो सोशल साइंस के बच्चे वो इस तरीके के टॉपिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डेमोग्राफिक पैटर्न्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो लोगों की जो शादियां हैं वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक रही। क्या रीजन है इसका? भाई क्यों लोग इतना ज्यादा मतलब जो है भाई इस पे चीजें नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? क्या हाँ देखो, इसके ना बहुत सारे रीजन है। इसके मतलब कई सारे रीजन है कि भाई जिसकी वजह से मतलब चीजें आपकी हो गई। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिपेंडेंसी। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिपेंडेंसी, कि फीमेल अब इंडिपेंडेंसी के लिए ज्यादा अवेयर हो गई है एज कंपेयर टू प्रीवियस में। भाई अब आप पति के टुकड़ों पे नहीं पल सकती, ये फैक्ट है। भाई ठीक है, अब हम बोले कि भाई जैसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिसकी भाई मदर वर्किंग है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रैंड मदर वर्किंग है। मदर वर्किंग बहुत कम बच्चों की है और ग्रैंड मदर उससे भी कम बच्चों की है। लेकिन आज अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द यूथ जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है। जो आज आप अगर आप देखो तो आज अपने पार्टनर को अगर हम देखें भी, कल को हम भी एक कॉम्पिटेंट पार्टनर चूज करेंगे तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि भाई वो भी पढ़े, वो भी आगे क्या करे, आके जो है वो जॉब करे, सपोर्ट करे। और आप जो इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ये बेटे ये किस लिए कर रहे हो? भाई अपनी अर्निंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मतलब जो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। तो इन सब चीजों का भी क्या है बेटा, एक माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का, और लोगों को लगा कि भाई ठीक है हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए आप देखो बेटा हर फील्ड में फीमेल्स मिलेंगी आपको, चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे वो एयर होस्टेज की हो, चाहे XYZ किसी भी फील्ड में अगर आप जाके देखोगे तो फीमेल बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है आपका। पहले लोगों को लगता था कि फीमेल ड्राइविंग नहीं कर सकती, आजकल फीमेल जो वो फ्लाइट तक उड़ा रही है। ठीक है, तो ऐसा बेटे ऐसा जो सीन है वो अब आपका नहीं है। आप अपने हक के लिए बोलना सीख गई हो, और ये बोलना कैसे सीखा आपने? पढ़ाई से। आपको असल में ये पता चला कि भाई आपके साथ कुछ चीजें गलत हो रही हैं। कोई आपको ये बोल रहा है कि आपको जॉब नहीं करनी है, आप मान के बैठ जा रही हो कि भैया ये नहीं कह रहे तो हम जॉब नहीं करेंगे। आप उसके मतलब जो चीजें हैं वो बता सकते हो कि भाई हमें आगे कंट्रीब्यूट करना है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चीजें करनी है। तो वो सब चीजें हम यहां पर देख रहे हैं। पहले की चीजें चल गई बेटा, आज के जमाने में चीजें नहीं चल रही। इसके पॉजिटिव नेगेटिव अगेन दोनों एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, ये भी फैक्ट है। तो इन सब चीजों को देखना, फिर उसके बाद आप चीजों को स्टडी करना, ये सब भी एक डेमोग्राफिक पैटर्न में क्या है, एक बहुत बड़ी भागीदारी है। ठीक है, चल तो आप इसमें 2-3 लाइनें लिख लो पहले, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए लिखिए जरा आप इसमें एक बार जी। हाँ, नेवर एंडिंग प्रोसेस क्या है? देखो नेवर एंडिंग प्रोसेस का मतलब यह है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम से आपने क्या करा, डेटा कलेक्शन किया, डेटा कलेक्शन के बाद आपने उसको एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपने क्या देखा बेटा, एक इसका सॉल्यूशन देखा। अब सॉल्यूशन के बाद अगेन इसमें से एक नई प्रॉब्लम जनरेट होगी, फिर आप दोबारा से इसमें एक साइक्लिकल प्रोसेस जो होता है उसी को हम नेवर एंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। रिसर्च बेटा कभी खत्म नहीं होती, ये चीजें चलती रहेंगी। पहले भी गैप्स आपके पास आते रहेंगे, हर चीज में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने जो रिसर्च करी है दिस इज प्योरली परफेक्ट रिसर्च, इसके बाद इसमें मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है
कि आगे कोई बंदा इसमें कुछ ढूंढ पाए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आज भी टाइटैनिक पे रिसर्च होती है, जबकि कितना टाइम हो गया इस चीज को मतलब गुजरे हुए, आज भी लोग उस पर स्टडी करते हैं। आप हिस्टोरिकल रिसर्च को उठा के देख लो, लोग आज भी पुराने मॉन्यूमेंट्स पे इन चीजों पे रिसर्च करते हैं कि मतलब क्या कला थी पहले लोगों के अंदर, कि लोगों ने बिना सीमेंट के और बिना चीजों के मतलब पत्थरों को जोड़ दिया आपस में, ब्लॉक्स बना के मतलब चीजें जोड़ दी, और वो सालों साल तक ऐसी चीजें चली आ रही हैं। और हम आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, गजब लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोच ही नहीं सकते आप। आज अगर आप देखो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं, कहीं पे हाईवे बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा है, कहीं पे कुछ बन रहा है, उनकी मेंटेनेंस आप देख लो, और प्रीवियस जो आपके पास स्ट्रक्चर्स बने थे उनकी मेंटेनेंस आप देख लो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस, देखो पहले ना तो आपके पास एसी होते थे, ना आपके पास इतनी ज्यादा लाइट्स की सुविधा थी आपके पास, लेकिन फिर भी प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह सब चीजें रखी जाती थी, वहां पे कोई दिक्कत आपकी नहीं होती थी। लेकिन आज के जमाने में आप चीजें देखो, प्रॉपर उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास चीजें, पहले पॉपुलेशन भले ही कम थी, लेकिन आप मतलब पुराने जमाने के आप इंटीरियर्स को देखो, उनकी जो कला को देखो, और आज के जमाने की कला को देख लो, उनके सालों साल चल गए बेटा, उनके आप ब्रिज देख लो, पुल देख लो, सालों साल, मतलब वो आज भी वैसे के ऐसे ही हैं, 100 साल के बाद भी आज वो वैसे की वैसे ही हैं, और इनके 6 महीने में नहीं टिक पा रहे। तो ये क्या है बेटा, ये करप्शन है, ये करप्शन है। अंग्रेजों ने भले ही लूटा था, लेकिन अंग्रेजों ने करप्शन नहीं किया था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तरीके से डेवलप किया था, और बहुत मतलब सिस्टमेटिक तरीके से मतलब इनको जो है चीजें वो देखी थी। आप बहुत सारी कंट्री में देखो तो बेटा, वहां पर जो चीजें हैं वो आने वाले 50 सालों के लिए करी जाती हैं, जो चीजें डेवलप करी जाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो आने वाले 50 सालों के लिए बनाया जाता है, कि अगर इनमें कोई कमी होती है तो भाई यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हमारे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है, हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी की। कहते क्या हो गया, पुल टूट गया, तो पहले भी सरकारों में तो गिरते थे, इस सरकार में कोई नहीं गिरे, ये बोल के काम खत्म कर देते। पेपर लीक हो रहा है, पहले भी तो होते थे, इसमें नया क्या हुआ? ईवीएम हैक हो रही है, पहले भी होती थी, इसमें नया क्या हुआ? ये बोल के जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। ओएसएम पे सवाल उठे, वो जो वहां का जो पर्सन था उसको ट्रांसफर कर दिया दूसरे जगह, सिस्टम खत्म, सॉल्यूशन मिल गया तुम्हें? ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो यही चीज हमारे पास इसमें आती है। अगेन, आज एक छोटा कांड हुआ, कल को बड़ा कांड होगा, 4 दिन लोग चिल्लाएंगे, फिर चुप हो जाएंगे, सॉल्यूशन तो नहीं निकला ना उसका। नीट के एग्जाम में क्या ट्रांसपोर्टेशन इशू था? ट्रांसपोर्टेशन तो कोई इशू था ही नहीं। क्या टेलीग्राम इशू था? टेलीग्राम भी इशू नहीं था। इशू क्या था? सिस्टम से ही मतलब जो है पेपर आपका लीक हुआ। सिस्टम को इंटरनली इन्वेस्टिगेट करने की बजाय तुमने टेलीग्राम को बैन कर दिया, तुमने बच्चों को ब्लेम ठहरा दिया कि तुमने गलत वो कर दिया, तुमने गलत कर दिया, तुमने गलत कर दिया, लेकिन सिस्टम को कुछ नहीं बोला। क्यों? जहां सिस्टम पे सवाल खड़े होते हैं, इसका मतलब वो आपके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, है ना। जो सवाल पूछ रहा है वही गलत है। टीचर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि बेटी ऐसे क्यों, ऐसे हो गया, तुम देशद्रोही हो, तुम एंटी नेशनल हो। अगर गलती से हिंदू मुस्लिम वाला एंगल निकल गया तो भैया तुम्हारा करियर ही बेकार है, फिर वो तुम टीचर नहीं रह जाओगे, फिर तुम्हारा मतलब हिंदू मुस्लिम का एंगल रह जाएगा कि भाई तुम अपने जो भाई तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम लोगों को भड़का रहे हो। मुद्दा एक तरफ और फिर ये चीजें आपकी एक तरफ, फैक्ट पे कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं हमारे पास, प्रॉब्लम से फिर आप दोबारा से प्रॉब्लम पे आ जाते हो। ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, एक साइक्लिकल प्रोसेस हमारा हो जाता है। पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो। रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, research is a systematic scientific and objective process of discovering new knowledge। पहले इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो, फिर हिंदी में बताऊंगा। न्यू नॉलेज, वेरीफाइंग
existing facts, verifying existing facts and solving problem through careful investigation and solving problem through careful investigation। ठीक बेटा, ये जो चीजें आपने लिखी हैं इसको पढ़ो जरा और इसका मतलब बताओ क्या मतलब लिखा है आपने। ये जो चीजें आपने अभी लिखी हैं इस लाइन को पढ़ो और इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब क्या है। क्या कह रहे? थ्रू केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। समझ आ गया बेटे जो आपने लिखा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है। सिस्टमेटिक मतलब एक प्रोसेस, एक तरीका रहेगा इसमें कि मतलब आप पहले ये काम करोगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक पूरा सिस्टम होता है। ऐसे नहीं कि पहले आपने सॉल्यूशन निकाल दिया, फिर आपने प्रॉब्लम देखी, फिर आपने मतलब डेटा कलेक्शन करा। ऐसा नहीं होता। पहले आप प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम के बाद डेटा कलेक्शन करो, डेटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालो। यही एक तरीका होता है और इसी तरीके से आप क्या करोगे, चीजों को आइडेंटिफाई करोगे। सिस्टमेटिक हो गया। साइंटिफिक क्यों हो गया? रिसर्च साइंटिफिक क्यों है? यहां पर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में आप बात करोगे, आप रिलेशनशिप के बारे में बात करोगे कि इस चीज के पीछे क्या रीजन है, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करोगे। और जिस चीज को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिस चीज को आप इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते या इस चीज को रिलेशनशिप आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आप उसके बारे में बोल भी नहीं सकते। जैसे मान लो मैं कोई भी बात बोलूंगा, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मतलब आपके पास आप जो मतलब ये जो सरकार है ये हमारा, जैसे मतलब किसी भी गवर्नमेंट के बारे में अगर मैं बोलूं कि दिस गवर्नमेंट इज द वन ऑफ द फेलियर एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट, आप ये बात कैसे बोल रहे हो? इस चीज के पीछे मैं फैक्ट बताऊंगा कि भाई ये चीजें मतलब ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं, तो मैं ऐसे ही रैंडमली कोई चीजें नहीं बोलूंगा। मैंने बोला कि भाई आपकी जो रुपया गिरता है, यानी हमारे जो, अब आपको पता है एशिया की जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है उसमें से इंडिया, एक इंडियन करेंसी जो है एक करेंसी बन गई आपकी। ठीक है, अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ और क्या रीजन है इसके पीछे, तो इसके पीछे भी मैं रिसर्च कर सकता हूं। ये जो चीजें मैंने आपको बताई कि भाई ऐसा क्यों हुआ, अब आप इसमें इंडेक्स आप उठा के देख लो कि कौन से साल में किसका मतलब होता है, उसके पीछे मैं फैक्ट बताऊंगा ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि भाई एशिया की सबसे वन ऑफ द पुअर परफॉर्मेंस मतलब जो जिस करेंसी की है वो इंडिया की है। इनफैक्ट आपसे ज्यादा बेटर परफॉर्म तो पाकिस्तान कर रहे हैं। हर टॉपिक्स पे रिसर्च करी जा सकती है। मतलब कहने के लिए आपके पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जब आपके पास प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मेरे को ये होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे इसके बारे में जानना है। क्यों एक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस आपके जो है रुपीस पे डिपेंड करती है। अब ये जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज का मतलब जो है आपके पास ये जो सिनेरियो कनेक्ट हुआ, क्या इसका इंडियन इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट है? बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस पे। क्या इससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पे कोई फर्क आ रहा है? बिल्कुल फर्क आ रहा है। इसका इंपैक्ट हम आने वाले टाइम में कैसे मतलब जो है इसको आप देखो, इस पे रिसर्च करो, इस पे भी रिसर्च हो सकते हैं। देखो लड़ाई किसी और की, इकोनॉमी हमारी इंपैक्ट हो रही है, राइट? लड़ाई किसी और की, हमारी तो लड़ाई कुछ है ही नहीं। इकोनॉमी किसकी इंपैक्ट हो रही है? हमारी इंपैक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस लेवल की पॉलिसी ही नहीं है कि हम उनको डिफेंड कर सकें। वहीं पे कुछ इकोनॉमी ऐसी भी हैं जो ये कह रही है कि भैया हम हर चीज से तैयार हैं, हम हर चीज से तैयार हैं। उन इकोनॉमीज को बोलते हैं सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी। अब ये नहीं कि तुम खुद कह रहे हो कि विश्वगुरु बन गए, विश्वगुरु, भैया विश्वगुरु ऐसे नहीं बनते। इंटरनेशनल लेवल पे जाके चेक कर लो अपने तुम्हारा क्या स्टेटस है। ऐसे चीजें मतलब चीजें नहीं बनती हैं। तुमने बोल दिया कि भाई हमें 50 दिन दे दो, फिर तुमने बोल दिया कि भाई 30 दिन मतलब जो है हमें मतलब जो है 5 साल दे दो। ठीक है, 15 साल मतलब रहने के बाद भी अब तुम कह रहे हो कि हिंदू खतरे में। मुद्दा हिंदू खतरे का नहीं है, मुद्दा आपका जो एक सेंस जो है ना चीजों का, भी हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं उस चीज पे। एआई सबमिट हुआ भाई, हमारा एआई सबमिट हुआ। अभी एक स्टेटमेंट आपने सुनी ना कि मतलब जो एक बंदे ने मतलब वो किसी कंपनी का सीईओ था, उसने बोला इट वाज द वर्स्ट एआई सबमिट इन माय लाइफ सिनेरियो, कि जहां पे हमें लास्ट मोमेंट पे जाके बोला गया कि भाई आप जो है आप आ जाइए, एकदम से हाथ खड़े करने के लिए बोला, फिर एकदम से हमारी सीट्स एक्सचेंज कर दी और फिर बाद में बोल दिया जहां आपको सीटें मिल जाए वहां पे ज्यादा। वो ये क्या है बेटा? ये चीजें आपको दिखाती एक्चुअल में यही आपका स्टेटस है, यही चीजें बताती है कि भाई हम कहां पर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों आप दूसरी कंट्री को जवाब नहीं दे पा रहे हो?
जवाब देना चाहिए ना आपको। अगर कोई आपके बारे में इस तरीके की चीजें बोलता है तो आप क्यों इस तरीके के बारे में चीजें नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस कैपेबल ही नहीं हो कि आप उस चीजों के पीछे क्या कर सको, डिफेंस कर सको। आपको ये डर है ना कि अगर ये चीजें हमें नहीं देंगे तो भाई हम कहां से कैसे वो करेंगे, यही डर है। क्यों आपने अपने आप को सेल्फ रिलायंस नहीं बनाया? क्यों आप दूसरी चीजों पे मतलब जो डिपेंड थे? क्यों आप आज यूएस के मतलब पीछे वो कर रहे हो? क्या आपको जो है ईरान से चीजें नहीं मिल रही थी? ईरान आपको सस्ता मतलब चीजें दे रहा था, फिर भी मतलब अगर यूएस बोलेगा कि लेना है तो लेना है, अगर यूएस ने मना कर दिया तो भाई मना कर दिया, उसने बोला कि अटैक कर दो तो तुमने अटैक कर दिया। तुम्हारा अपना सेंस कहां है? चाइना को बोल के दिखा दो ना तुम। अभी चाइना का वो देखा ना आपने, उसमें मतलब जो है चाइना में वहां पर गए थे डोनाल्ड ट्रंप, वहां उनका स्टेटस देखा, अलग ही लेवल की बेइज्जती है। ठीक है, ये चीजें आपके इंटरनेशनल रिलेशंस को बताती हैं। इससे आपकी इकोनॉमी भी इंपैक्ट होती है, और इससे हर वो बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। इससे हर बिजनेस क्या हो रहा है बेटा, इंपैक्ट हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे भी पॉलिसी प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर भी चीजें हमारी इंपैक्ट हो रही है ना, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, साइंटिफिक इसको बोलते हैं और केयरफुल इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। केयरफुल मतलब, इसको केयरफुल इन्वेस्टिगेशन क्यों बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोल सकते आप, जो कुछ भी बोल दिया आपने, सोर्स आपको बताने पड़ेंगे। आपकी रिसर्च कैंसिल हो सकते हैं, आपने कुछ भी बोल दिया तो भाई आपसे सोर्स पूछा जाएगा। ये बात जो आपने बोली कहां से बोली, ये फैक्ट कहां से लिया आपने? इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो गए, कहां से बोल रहे हो आप? ये कहां पढ़ा आपने? वो आपके पास फैक्चुअल सोर्स आपके पास है भी या नहीं है? आप जो टेबल यूज करोगे, जो आप डेटा यूज करोगे, वो डेटा भी आप ऑथेंटिक सोर्स से ही आप यूज करोगे ना। तो ये चीजें जो है आपकी क्या है बेटा, ये रिसर्च है। ठीक है, ये भी चीज आपकी कहीं ना कहीं क्या करें, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन आप जो यहां पर चीजें बता रहे हो। ठीक है, चलिए हिंदी वाले बच्चे लिख लो। शोध एक व्यवस्थित, शोध एक व्यवस्थित वैज्ञानिक एंड वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नए ज्ञान की खोज, जिसके माध्यम से नए ज्ञान की खोज, कॉमा, पुराने तथ्यों का सत्यापन, पुराने तथ्यों का सत्यापन एवं समस्याओं का समाधान किया जाता है। शोध का अर्थ नए ज्ञान की खोज करना है। शोध का अर्थ नए ज्ञान की खोज करना है, यानी रिसर्च का मतलब एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज और स्टडिंग ऑफ न्यू फैक्ट्स और न्यू नॉलेज। ठीक है, सर्च फॉर न्यू नॉलेज और सर्च फॉर न्यू फैक्ट, यही हमारा क्या होता है, ये हमारा रिसर्च होता है। अच्छा, रिसर्च को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है यहां पे, क्या करना है? हाँ, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो तथ्यों के बेसिस पे जो बात करना, उसी की चीज को हम यहां पर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। मतलब जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो तथ्य के बेसिस पे बोलेंगे, फैक्ट के बेसिस पे बोलेंगे। बिना फैक्ट के बेसिस पे आप कोई भी चीज नहीं बोलोगे, क्योंकि आप जो भी चीजें बताओगे ना बेटा, आपकी जो रिसर्च है वो आगे चल के किसी के काम आएगी। अब आपकी ही रिसर्च गलत है तो आगे वाले बच्चों की तो रिसर्च अपने आप ही गलत हो जाएगी। तो इसलिए हम हर किसी की रिसर्च को अप्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहां पर देखना पड़ेगा जो चीजें फैक्ट हैं, कितने फैक्ट के बेसिस पे आप काम कर रहे हो। मान लो मुझे डेटा कलेक्शन के लिए बोला गया, मैंने डेटा कलेक्शन किया ही नहीं, मैंने रैंडमली भर दिया, रैंडम डेटा कलेक्शन, और रैंडमली उसको एनालिसिस कर दिया और रैंडमली उसका क्या कर दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया, और उसको मैंने डिफेंड भी कर दिया। अब बताओ इस रिसर्च का क्या कोई यूज है, कोई लॉजिक है इसका? तुमने 3 साल एक पीएचडी में एनरोलमेंट करवाया, ठीक है,
और कट कॉपी पेस्ट करके किसी और रिसर्च को उठा के आपने जो है अपनी रिसर्च बता दी। क्या इसका कोई लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक नहीं है। रिसर्च इज नॉट अबाउट कट कॉपी पेस्ट, इट इज ओरिजिनल इन नेचर। कुछ चीजें आप नई एड ऑन करके बताओ, कुछ चीजें आप सर्च फॉर न्यू नॉलेज और सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स। पुरानी चीजों को आप जो है क्रिटिसाइज कर सकते हो, पुरानी चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हो, कोई चीज आपकी रह गई, उसमें कोई कमी रह गई, उनके बारे में आप बता सकते हो। अदरवाइज आपको जो है इसमें कुछ कुछ नई नई चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। सर्च फॉर नॉलेज का मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें एड ऑन करनी है। वही चीज आप बता रहे हो, वही चीज 10 साल पहले भी लोग बता चुके हैं, वही आपने नहीं ऐसा क्या किया? आपने क्यों अपना 3 साल का टाइम वेस्ट किया? आपने वही चीज बताई, आपने तो कुछ नया किया ही नहीं। रिसर्च गैप्स क्या थे आपके? रिसर्च गैप्स तो कुछ है ही नहीं, वही चीज आप बता रहे हो, वही चीज पहले वाले ने बताई है, आपने नया क्या किया? तो रिसर्च इज नॉट अबाउट दिस। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इसमें लिखो फीचर्स ऑफ रिसर्च, शोध की विशेषताएं। ठीक है, चलिए इसमें पहली चीज होती है सिस्टमैटिक। पहला पॉइंट लिखना है इसमें सिस्टमैटिक, जिसको हम बोलते हैं व्यवस्थित। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्च है, मतलब जितने भी हम रिसर्च करेंगे वो एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक आने का एक प्रॉपर पाथ होता है, प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो हमें क्या करना पड़ता है बेटा? फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेना रिसर्च फॉलो, इसी पॉइंट में आगे लिखना रिसर्च फॉलो अ प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन, अ प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखना शोध एक निश्चित क्रम एवं योजना के अनुसार किया जाता है, एवं योजना के अनुसार किया जाता है। अच्छा, रिसर्च में प्लानिंग की क्या जरूरत पड़ती है? रिसर्च में प्लानिंग की क्या जरूरत पड़ेगी? भाई देखो, जब आप रिसर्च करते हो ना, रिसर्च में आपको टाइम, एफर्ट्स, रिसोर्स, गाइडेंस, मटेरियल, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि अगर आज मैं रिसर्च करने बैठूंगा तो मेरे पास कितना टाइम है। टाइम भी देखना पड़ेगा ना, एक बच्चा 3 महीने में रिसर्च कर रहा है और एक बच्चा 3 साल में रिसर्च कर रहा है, दोनों की रिसर्च में डिफरेंस आएगा। एफर्ट्स का भी फर्क आएगा, रिसोर्स का भी फर्क आएगा। मान लो मेरे पास रिसोर्स ही नहीं है किसी चीज का, तब मैं रिसर्च कैसे करूंगा? मान लो जो पर्सन फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास भी तो कोई ना कोई चीजें मतलब होंगी ना, वो कैसे रिसर्च करते? तो वो भी चीजें मतलब जो है देखना। तो आप इस तरीके से चीजों को देखना। आप उस पर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे डेटा आपके पास अवेलेबल है, वहां पर चीजें आसान होती हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को नई तरीके से स्टडी कर रहे हो, या किसी पर्सन ने फर्स्ट टाइम जब उसको स्टडी करा, वहां पर तो उसके बाद प्रीवियस मटेरियल है ही नहीं, तो वहां पर वो कैसे मतलब एक बेस क्रिएट करेगा? ये चीजें भी हमारे इसमें आ जाती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है इस लाइन का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक का मतलब? नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक, यानी वैज्ञानिक। रिसर्च यूज साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स, रिसर्च यूज साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हिंदी वाले बच्चे लिखो शोध वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकों के आधार पर अपनी समस्या का समाधान करता है, अपनी समस्या का समाधान करता है। ठीक है, चलिए
इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ। ठीक है, इसके लिए हम एक लाइन बोलते हैं, रिसर्च मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। रिसर्च मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। इसका मतलब यह है बेटा कि जितने भी चीजें मैं बताऊंगा, अब मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, भैया तुम्हें क्या लगता है, इस चीज को नहीं बताना है। फैक्ट क्या कहते हैं उस चीज को बताना है आपको। ठीक है, तो भाई ये जो चीजें आप बताओगे वो फैक्ट के बेसिस पे ही बताओगे। यहां पर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यहां पर ऑब्जेक्टिव का मतलब है आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, एक प्रॉपर, एक उसके पास एक फैक्ट होने चाहिए आपके पास, उसके बाद ही मैं किसी चीज को बताऊंगा, है ना। इस चीज को हम वस्तुनिष्ठ का मतलब यह है कि आप पर्सनल बायसनेस को क्या करोगे, हटा के रखोगे, अवॉइड करोगे। मैं किस रिलीजन का हूं, मेरी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, जेंडर क्या है, इन सब चीजों को हटाकर एक फैक्ट बेसिस पे जो चीजें हैं वो अपनी दे सकते हैं। हाँ, ओपिनियन दे सकते हो लेकिन फैक्ट के बेसिस पे ही ओपिनियन दोगे ना। उसका बेस जो है वो फैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि फैक्ट कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन आपका कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, आपकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें हैं वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो हम नंबर 1 पोजीशन पे हैं। मतलब मुद्दे की बात यह है, जो काम पहले क्या होता था कि जनता कुछ बोलती थी, मीडिया फैक्ट लेकर आती थी कि दिस इज द फैक्ट, दिस इज फेयर एंड दिस इज अनफेयर। अब उल्टा हो रहा है, मीडिया कुछ 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 कह देती है, जनता फिर फैक्ट लेकर आती है कि अच्छा ये काम आपने गलत करा, ये दिस इज द ट्रू वन, दिस इज द फैक्ट वन। पता नहीं कहां कहां से मतलब जो खबरें ढूंढ ढूंढ के लेकर आते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक क्लिप थी, पूरी वीडियो यहां है। फिर वो बताते हैं कि अच्छा ऐसा है ऐसा है। तो ये चीजें, ये तो उसको भी बता देते हैं कि मतलब मोदी जी ने अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया क्योंकि नीट वाले बच्चों का एग्जाम चल रहा था। पूरे दिन प्रोपोगंडा चला। मतलब वो 2 बजे के बाद, इन्होंने 2 बजे के बाद एग्जाम था ना, कि इन्होंने वो मतलब फ्लाइट पे थे, फ्लाइट उन्होंने मतलब जो है पोस्टपोन कर दी, रोक दी, ताकि बच्चों का एग्जाम जो है वो ना हो, है ना। पूरा दिन इस पे चर्चा हो सकती है, मेलोडी पे पूरा दिन चर्चा हो सकती है, पूरी उसकी कंपनी की पूरी जड़ तक खोद लाएंगे। लेकिन नीट पे क्या हुआ इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस पे कोई मुद्दा नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी इस पे वहां पे सड़कों पे उतर रही है, यूथ इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, उस पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहा है, उसको कोई नहीं बताएगा। लेकिन ये बता देंगे मोदी जी वहां गए वहां गए वहां गए, मोदी जी आसन मुद्रा में बैठे हैं वहां पर, वो सब बता देंगे। वो पूरा दिन मतलब जो है उस पर बता सकते हैं, पूरा दिन इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फैक्ट पे कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ हाँ, देखो इस पे वस्तुनिष्ठ पे आप लिख लो, शोध के निष्कर्ष व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। शोध के निष्कर्ष व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं, मतलब पर्सनल बायसेस से यहां पर चीजें नहीं होती। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपीरिकल। ये इसका एक फीचर है, इंपीरिकल, EMPIRICAL, इंपीरिकल। ई से इंपीरिकल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुभव जन्य, जन्य जन्य क्या करें, इंपीरिकल, PIRICAL, इंपीरिकल। ठीक है, देखो रिसर्च इंपीरिकल होता है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये बेटा जो भी चीजें मतलब हम चीजें बता रहे हैं, मतलब वो आपका क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल होना चाहिए। जो प्रैक्टिकली जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं, जिन चीजों को आपने अनुभव किया है, जिस चीज को आपने प्रैक्टिस करी है, उसी चीज के बारे में आप क्या बताओगे, चीजों को बताओ। ये नहीं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली
हाइपोथेटिकल डेटा कलेक्शन कर लिया, हाइपोथेटिकल एनालिसिस कर लिया और हाइपोथेटिकल ही सॉल्यूशन दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जिस चीज का रियल लाइफ में कोई इंसिडेंस है, जिसका रियल लाइफ में कोई इंपैक्ट है, वही चीज आपकी रिसर्च में मानी जाती है। बेटा जब आपको कल को जब आपका टॉपिक सिलेक्ट होगा ना, वो भी इसी बेसिस पे सिलेक्ट होगा कि इस टॉपिक की रेलिवेंस क्या है, इस टॉपिक को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए। जो भी आप चीजें बता रहे हो वो उस टॉपिक को क्यों स्टडी करना चाहिए, आगे इसका क्या मतलब यूज है, कोई इसका यूज है भी या नहीं है। इंपीरिकल का मतलब ये होता है कि रियल लाइफ इंसिडेंस बेस्ड होना चाहिए। रिसर्च का मतलब ही रियल लाइफ इंसिडेंस बेस्ड होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लो, रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस इन रियल लाइफ सिनेरियो। ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंस इन रियल लाइफ सिनेरियो। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखो, शोध, अवलोकन, एवं प्रमाणों के आधार पर वास्तविक जीवन में उत्पन्न समस्याओं की प्रक्रिया है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज? ठीक है बेटा, समझ आ गया? इंपीरिकल का मतलब क्या हो गया? इंपीरिकल का मतलब हो गया रियल लाइफ सिनेरियो बेस्ड जो चीजें हैं, आप उन्हीं पे चीजों पे क्या बताओगे, जो चीजें या तो घटने वाली हैं या घट चुकी हैं या चीजें चल रही हैं, इस पे ही तो रिसर्च करोगे। जो चीज हुई ही नहीं, हाइपोथेटिकली आपने मान लिया, हाइपोथेटिकली आपने मतलब जो चीजें बना ली, ऐसा हाइपोथेटिकली आपने डेटा ले लिया, ऐसी चीजें नहीं होती है ना, मतलब फैक्ट आपके पास कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है लॉजिकल। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लॉजिकल। लॉजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? तार्किक। तार्किक, तार्किक का क्या मतलब होता है बेटा यहां पे? तार्किक क्षमता, है ना। देखो, तार्किक क्षमता का मतलब यहां पर ये होता है कि जो भी चीजें हम बता रहे हैं उसका क्या होना चाहिए बेटा? सेंस होना चाहिए, कुछ लॉजिक होना चाहिए। अभी वो एक बीजेपी की कोई लेडी थी, कंगना रनौत, उनसे पूछा, क्या कह रहे, वो बीजेपी की बेटा, है बीजेपी में, तो उनसे पूछा कि मैडम नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगी? कह रही तुम्हें नीट के एग्जाम की चिंता है या हिंदू धर्म खतरे में? जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो नीट का एग्जाम कौन देगा? इस बात का कोई लॉजिक है? तो बेटा जो भी चीजें हम बता रहे हैं, जो भी चीजें हम बोल रहे हैं, वो तर्क के आधार पे बोलो, उसको उसका एक लॉजिकल सेंस होना चाहिए, उसका एक रीजन होना चाहिए कि मतलब ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं, इसका क्या रीजन है, आपने ये जो चीजें बोली वो क्यों बोली, क्या रीजन है इसका, उसके पीछे रीजनिंग होना चाहिए, ताकि आप कुछ लॉजिक्स मतलब जो इस चीज के बारे में बता सको। E20 हम लेकर आएंगे तो उससे पेट्रोल 15 रुपए लीटर आ जाएगा, क्या वो आया? भाई जितना हमें मिल रहा था उससे भी महंगा हो गया, इतना मतलब जितना हमें मिल रहा था उससे भी क्या हो गया बेटा? महंगा हो गया, मिलावट भी आ गई, महंगा भी हो गया। इस बात का कोई सेंस है अब तुम्हारा? कह रहे इंटरनेशनल कीमतों में बढ़ाव आ गए हैं, इसीलिए हमारा जो इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है। भैया मुझे एक चीज बताओ, जब इंटरनेशनल कीमतें घटती हैं तब इसका कीमत भी घटनी चाहिए। मान लिया कि भाई इंटरनेशनल कीमतें बढ़ गई तो आपने चीजें क्या कर दी? बढ़ा दी। लेकिन अब तुम ये कह रहे हो कि अब जब ये चीजें, एक टाइम दौर ऐसा भी आया था कि जब बिल्कुल डाउन फेज में चला गया था, डिफ्लेशन वाली सिचुएशन भी आ गई थी, उस टाइम पे तो तुमने नहीं घटाया था। तो अब तुम क्या तर्क दे रहे हो कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे चीजें बढ़ रही हैं तो भाई सब बढ़ा रहे हैं इसलिए हमें भी बढ़ाना पड़ेगा। भाई कुछ देश ऐसे भी हैं जो तुमसे खरीद के दूसरे कंट्रीज में सस्ते में बेच रहे हैं।
अब इस बात का कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? बेटे जो भी बातें हमें बोलनी है वो तर्क के आधार पे बोलनी है, इसीलिए हमें चीजें नहीं करनी है। सीबीएसई के चेयरपर्सन से पूछा, ओएसएम के चक्कर में एक बंदे ने इनकी वेबसाइट हैक कर ली। अब उनसे पूछा, सर आपकी 17-18 साल के बच्चे ने वेबसाइट हैक कर ली आपकी, क्या इस पे आप क्या कहना चाहोगे? तो कह रहे हैं एग्जाम ऑफलाइन हुआ था इसलिए हमारी वेबसाइट हैक नहीं हो सकती। इस बात का कोई सेंस है? मतलब बैंक का सर्वर क्रैश नहीं हो सकता क्योंकि उनके सेंटर्स ऑफलाइन है। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये तो सिर्फ मतलब कुछ मतलब बोल के चले जाते हो। तो बेटा जो भी बातें हम बोल रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए, क्योंकि आपकी हर बात का मतलब निकाला जाएगा, और वो भी आप इतने बड़े ओहदे पे होकर इस तरीके की मतलब बचकानी बातें कर रहे हो आप। ये तो तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर को ही बिल्कुल जीरो कर दे रहा है। कोई बंदा मतलब क्या मतलब फिर कहते हो हमारे ऊपर मीम बनाते हो। ये तो काम ही ऐसे करते हो, हरकतें कैसी हैं तुम्हारी। ठीक है, चलिए आप इसमें लिखो बेटा, रिसर्च यूज, पहले इंग्लिश वाले लिख लो, रिसर्च यूज रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रिसर्च यूज रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम। तार्किक तार्किक, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखो, शोध में तर्क एवं विवेक, तर्क एवं विवेक के आधार पर परिकल्पना की जाती है। ताकि सही दिशा में जानकारी को इकट्ठा किया जा सके, ताकि सही दिशा में जानकारी को इकट्ठा किया जा सके। ठीक बेटा, नेक्स्ट आप इसमें लिखो रेप्लिकेबल। इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्उत्पादनीय, पुनर्उत्पादनीय। देखो बेटा ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? रेप्लिकेबल इन नेचर होने चाहिए। रेप्लिकेबल इन नेचर का मतलब, मान लो मैंने कोई चीज बताई, मैंने इसको बोला इसमें और इसको मिला दो तो ये चीज बन जाती है, और मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब आप उसको टेस्ट करके देखो, आपने जो चीज दिखाई वो चीज अगर आपकी हुई, वही रिजल्ट आया, तो उसका मतलब मैं बोल दूंगा कि भाई ये चीजें क्या हैं? फैक्ट हैं। वीडियो में कुछ कुछ दिखाया आपको और बता दिया कि ये बन गया, फिर आपने जब खुद ट्राई करके देखा तो वो बना ही नहीं, तो ये क्या हो गया बेटा? ये रेप्लिकेबल हुआ ही नहीं। तो रेप्लिकेबल का मतलब ये होता है कि जो चीज मैं बता रहा हूं, जो चीज मैंने प्रूफ करी है, उसको आज के बाद कभी भी कोई भी बंदा प्रूफ करेगा, देखेगा, तो उसका भी वही रिजल्ट आएगा जो मेरी रिजल्ट का आया है। रेप्लिकेबल का मतलब इट प्रोड्यूस सेम रिजल्ट आफ्टर इवेल्युएटिंग। अगर हर बार अलग अलग रिजल्ट दे रहा है तो उसका मतलब रिसर्च तार्किक है ही नहीं आपकी। हर बार नए रिजल्ट आ रहे हैं, भाई एक बार मैंने इस चीज को मिला है कुछ और सॉल्यूशन आया, अगली बार मिला है कुछ और सॉल्यूशन आया, अगली बार मिला है कुछ और सॉल्यूशन आया, तो भैया कंसिस्टेंट रिजल्ट तो नहीं दे रहा है ना। कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब रिसर्च में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जो चीज आप बता रहे हो वो क्या है? गलत है। समझ गए रेप्लिकेबल क्या मतलब है? क्योंकि कल को जो चीज आप बताओगे ना, जो फैक्ट बताओगे, जो चीज आपने बताई कि भाई ये चीजें यहां पर हैं, फिर उसके बाद हमने ये चीज प्रूव करी, तो जो चीज आप प्रूव कर रहे हो उसको लोग टेस्ट भी करके देखेंगे। आपने ये बताया कि इसमें ये मिलाओगे तो भाई मतलब जो है गाड़ी चलने लग जाएगी, कैसे चलने लग जाएगी? एथेनॉल को मिलाओ तो गाड़ी का जो माइलेज है वो
बिना उसके पेट्रोल के भी गाड़ियां चल जाएंगी। कैसे? इंजन की जो माइलेज है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इंजन की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का मतलब इंजन आपके पास है ही नहीं भाई। आपके जो कार हैं 23 के बाद ये इन्होंने प्रोसेस थोड़ा ज्यादा फास्ट किया है कि भाई कंपनीज को प्रेशराइज किया गया कि आप E20 एफिलेंट मतलब जो है इस तरीके की कार्स बनाओ, और उनको प्रेशराइज किया कि भाई आपको यही कार बनानी है। उससे पहले वाली कार तो और ज्यादा खराब है, क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके की चीजें नहीं थी ना। देखो जो भी काम किया जाता है वो एक प्लान्ड वे में करा जाता है। ये नहीं कि तुमने आज तक कह रहे थे E10, फिर उसके बाद E20, फिर E85 पे ले आए, फिर आप E100 पे ले आए। कह रहे हमें बहुत खुशी है, हमने रात कल 8 बजे जो है फाइल पे साइन किया है जिसमें 100% एथेनॉल है। कुछ भी अपनी मिनिस्ट्री को छोड़कर तुम सारे काम कर रहे हो। ठीक बेटा, इसमें लिखो जरा, रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड। क्या बेटा? रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड बाय रिपीटिंग द स्टडी। रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड बाय रिपीटिंग द स्टडी। मतलब जब भी मैं उसको रिपीट करूंगा तो उससे भी मेरा क्या आना चाहिए? सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी मैं उसको क्या बोल सकता हूं, अपनी जो रिसर्च है वो वैलिड मानी जाती है। ठीक है, इसमें आप लिखो, अन्य शोधकर्ता भी अध्ययन को दोहराकर परिणामों की पुष्टि कर सकते हैं। परिणामों की पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कल को मान लो कोई दूसरा पर्सन भी इसके बारे में रिसर्च करेगा तो वो भी उसको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जैसा कि मैंने किया, तभी वो रिसर्च एक वैलिड मानी जाती है, तभी वो रिसर्च क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, एक हेडिंग डालो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, शोध के उद्देश्य। ठीक है, कई सारे तो बेटा हमें पता चल ही गए। पहला क्या है? टू डिस्कवर द न्यू फैक्ट। टू डिस्कवर द न्यू फैक्ट यानी नए ज्ञान की खोज। देखो रिसर्च जो होती है वो नए सिद्धांत हैं, नई थ्योरीज हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बारे में नई नई चीजें मतलब जो लोग लेकर आते हैं, वो उस चीज के बारे में हम क्या करते हैं? नई रिसर्च करते हैं। भाई इसरो आप क्यों बना रहे हो? इतना सारा पैसा क्यों खर्च है? साइंटिस्ट पे इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? इनोवेशंस पे आप इतना सारा पैसा खर्च क्यों कर रहे हो? भाई क्यों उनको मतलब जो है भाई आप इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? ताकि वो नई चीज कुछ डिस्कवर कर सके। ठीक है, अदरवाइज मतलब ठीक है, ये लोग मतलब इनको सैलरी किस चीज की दी जाती है? किसी चीज की इनको सैलरी दी जाती है। भाई जितने भी हमारे नासा के साइंटिस्ट हैं और हमारे इसरो के जो जितने भी वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, नई नई चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं, कोई मेडिसिन मतलब कोई लेकर आ रहे हैं, कुछ कुछ मतलब जो है नई नई चीजें लेकर आते हैं, अपनी चीजें डिस्कवर कर रहे हैं। कोई नई मेडिसिन लेकर आ गया तो वो भी अपना उस पर बताते हैं कि भाई हमने इस चीज की खोज करी है, इस चीज की खोज करी है। तो बेटा ऐसे ही एक दिन में नहीं चीजें हो गई है, इस पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा टाइम और बहुत सारे एफर्ट्स लगे, तब जाके मतलब चीजें हमारी बन पाई है। ठीक है, अब जैसे हमने परमाणु की टेस्टिंग करी हमने, ठीक है, परमाणु मतलब हमने एटॉम बम बनाया हमने, तो उसको भी तो बेटा टेस्ट किया गया होगा ना, उसको भी पहले चीजें मतलब बनाई गई होंगी। उसको एक बार पहले बनाई थी, फिर फेल हो गया था ये, उसके बाद दोबारा जब APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम पे फिर ये दोबारा से चीजें बनाई, उस टाइम पे चीजें बन गई तो बन गई। आज के जमाने में सिनेरियो होता तो शायद ना भी बन पाती। कह रहे थे नेहरू जी की गलती है ना। तो अब ये भी चीजें हैं, एक तो कह रहा था कि नीट में भी नेहरू जी की गलती है, कह रहे उन्होंने एम्स बनवाया इसलिए नीट एग्जाम करवाना पड़ रहा है हमें, ना वो एम्स बनता, ना नीट का एग्जाम होता, ना ये लीक होता। बताओ हमारी गलती कहां से हो गई इसमें? इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर। ठीक है, और जस्टिफाई भी कर देते हैं। देखो टू डिस्कवर द न्यू फैक्ट, ये तो हमारा सबसे पहला मतलब ऑब्जेक्टिव है ही, टू अर्न द लाइवलीहुड।
टू अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या बेटा? जीवन याचिका चलाने का माध्यम। अब बोलोगे रिसर्च से जीवन याचिका कैसे चलेगी? जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स बने ही रिसर्च के लिए हैं, तो बेटा उनका तो जो मेन टास्क है वो रिसर्च करना ही है। उनको तो सैलरी ही रिसर्च करने की मिल रही है। आपको पता है गूगल जैसी कंपनी इनोवेशंस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च करती है। मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं सिर्फ रिसर्च पे। फिर उनकी जो रिसर्च होती है वो कुछ फ्रूटफुल भी होती है। भाई जो भी चीजें आप बता रहे हो, जो भी चीजें मतलब हम उस पर काम कर रहे हैं, इलॉन मस्क को आप देखो, उनकी अलग अलग रिसर्च मतलब आपकी आती रहती है। स्टारलिंक को लेके मतलब जो अलग अलग चीजें मतलब यहाँ पर आई। तो अब ये जो चीजें मतलब यहाँ पर काम कर रही है वो सब क्या है बेटा? अब कल को मान लो भाई हम पीएचडी क्यों कर रहे हैं? रिसर्च के लिए। भाई कल को पीएचडी हम इसलिए कर रहे हैं टू गेट द एकेडमिक डिग्री। इसमें एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, टू गेट द एकेडमिक डिग्री। इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं। देखो बेटा, टू गेट द एकेडमिक डिग्री। एकेडमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो इंस्टीट्यूशन होता है शैक्षिक उपलब्धि हासिल करने के लिए। ठीक बेटा, पीएचडी हम क्यों कर रहे हैं? हो सकता है मेरा पीएचडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ पीएचडी के लिए ही, डॉक्टर वर्ड लगाने के लिए। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि भाई डॉक्टर वर्ड लगना चाहिए नाम के आगे, इसलिए हम क्या करते हैं? पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, टू गेट द एकेडमिक डिग्री। और ये हमारे पास जो है जीवन याचिका चलाने के साधन। ठीक है, और इसके बाद एक आता है टू हाईलाइट द हिडन फैक्ट। टू हाईलाइट द हिडन फैक्ट, छिपे हुए तथ्यों को बाहर लेकर आना। एग्जैक्टली हो सकता है तुमने पूरी बात बताई ही नहीं, तुम्हारी पूरी बात तो हम बताएंगे, तो वो जो चीजें तुमने नहीं बताई वो हम बताएंगे, तो वो चीजें हमारे पास क्या होती हैं? इसमें आ जाती हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, ऑथर भी बन सकते हैं। क्या हो गया? बाहर, बाहर आई। ठीक है, ठीक है बेटा। तो जो चीजें हमारी हाईलाइट नहीं हुई थी, पुरानी चीजें कोई रह गई थी जिसके बारे में आप मतलब उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, तो उसके बारे में तो भाई हम बताएंगे आपको। तो जो भी चीजें हैं उसके बारे में मतलब जो है फिर हम आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लिखो इसमें, टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज, पुराने ज्ञान का सत्यापन करना। ठीक है, देखो जो चीजें ऑलरेडी वेरीफाइड हैं, मतलब पुराने तथ्य जो हैं, अब हम उसको चेकआउट कर रहे हैं। मान लो आपने कोई चीज बताई, उसको हम क्या कर रहे हैं? भैया तो आपने बताया ना, उसको हम क्या कर रहे हैं? रीटेस्ट कर रहे हैं, रीवेरीफाई कर रहे हैं, ताकि हम ये बता सके कि भाई ये चीज सही है कि गलत है। तो इसके लिए भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। मतलब मैं सिर्फ इसलिए रिसर्च कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें गलत प्रूव कर सकूं। मैं रिसर्च ही इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें गलत प्रूव कर सकूं। ऐसा भी हो सकता है, या मुझे तुम्हारी रिसर्च को चैलेंज करना है इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। या अपना नाम करने के लिए, मैं पहली ऐसी कंट्री बन गया जिसने मतलब ये चीजें कर दी, सबसे फास्ट, सबसे तेज खबरें लाने वाला पहला चैनल, लेकिन सबसे गलत बताना भूल गए। अगर तुम्हारी इतनी ही खबरें फास्ट होती, अभी तुम्हें पता है इन्होंने वो बोल दिया कि ईरान रोटी ईएमआई पे ले रहा है। अभी इन्होंने एक खबर चलाई थी उस पे कि ईरान रोटी रोटी को मोहताज है। भाई साहब ईरान की एम्बेसी को ट्वीट करना पड़ा कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं ये गलत हैं। जब एम्बेसी आपके बारे में इस तरीके की घटनाएं दे रही है, क्या मतलब वो लोग न्यूज नहीं देख रहे होंगे तुम्हारे यहाँ क्या चीजें चल रही हैं?
और तुम कुछ 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 बोले जा रहे हो। चीजें वहां से वेरीफाई कर रहे हैं, बाकायदा ट्वीट किया है इनकी फोटो लगा के, और तो बोला दे आर स्प्रेडिंग फॉल्स न्यूज। फिर तुम कह रहे हो कि हम नंबर 1 चैनल है। हाँ भैया हो, खबरें फैलाने में। ठीक है, चल। तो कहने का मतलब यह है कि जो पुराने फैक्ट हैं उनको दोबारा से क्या करना बेटा, री वेरीफाई करना। तो ये चीजें भी हमारे इसमें आ जाती हैं। टू डेवलप अ न्यू थ्योरी, नए सिद्धांतों को विकसित करना। नए सिद्धांतों को विकसित करना मतलब भाई जैसे नई नई चीजें डिस्कवर होती है तो वो भी तो कहीं ना कहीं से डिस्कवर कर रहे होंगे ना। तो जो नई थ्योरीज डेवलप हो रही है, जैसे मतलब हमारे न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिए, तो बेटा पहले पर्सन थे ना जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया था, या पहली चीजें डिस्कवर करी। भाई सेब गिरते हुए सबने देखा, लेकिन ये पहला ऐसा बंदा था जिसने ये लॉजिक लगाया कि ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा। इसके पीछे फिर पूरी मतलब इन्होंने पूरी फिजिक्स बना दी। डिस्कवर द न्यू फैक्ट मतलब उसमें चीजें, नई चीजें एड ऑन करना। और डेवलप अ न्यू थ्योरी मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करके एक नई थ्योरीज बनाना। वो पूरा मतलब एंटायर वो तो फंडामेंटल जो थ्योरीज हैं उसके बारे में बताना। अब जैसे एक इन्वेंशन होती है, एक इनोवेशन होती है। इन्वेंशन का मतलब नई चीजों की खोज करना, और इनोवेशन मतलब उसमें नई चीजें एड ऑन करना। पुरानी चीजों में कोई नई चीज एड ऑन करना वो आपका इनोवेशन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे बेटा जो मोबाइल फोन हमारे हाथों में है, ये मोबाइल फोन ऐसे इन्वेंट नहीं हुए थे। आप पहले के फोनों को देख लो, और अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में चीजें और भी ज्यादा उसमें आ जाती है। अगर आप जापान में देखो तो वहां पे ट्रांसपेरेंट फोन होते हैं, वहां पे कई सारी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस हैं। उतनी एडवांस हमारी थिंकिंग भी नहीं है। ठीक है, तो वो चीजें मतलब हमारी इसमें इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद वो लिखो, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप। टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप, संबंधों का पता लगाना। देखो बेटा यहां पे ना हमें कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब उन वेरिएबल्स का आपस में कनेक्शन है या नहीं है, किस तरीके का ये जो चीज हुई वो क्यों हुई, क्या पीछे, इसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो उसमें जो हमारे रिलेशनशिप जो हम फाइंड आउट करते हैं वो भी हम यहां पर रिसर्च में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम वेरिएबल्स लेंगे ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनका क्या रिलेशन है, इसकी वजह से ये जो रीजन हुआ है ये क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसका, तो इसके बीच में जब फाइंड आउट करते हैं तो वो चीजें हम यहां पर बताएंगे। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस ये बनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव दे देगा। अब सब्जेक्टिव इसका फीचर नहीं है, लॉजिकल है, उसमें इंपीरिकल भी है, और जिसको इनका मतलब नहीं पता वो किसी पे भी टिक करके आ जाएगा। अब जिनको इनका मतलब पता है, जैसे एक्यूरेसी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ये इनके फीचर्स हैं, लॉजिकल होना चाहिए आपके पास, मतलब जो इस तरीके की चीजें आपके पास होनी चाहिए, उसमें सब्जेक्टिव दे दिया तो सब्जेक्टिव इसका फीचर नहीं है। तो कई बार वो ये पूछता है कि इनमें से कौन सा इसका फीचर है, कौन सा इसका फीचर नहीं है। हाँ, इसमें फिर वो कई सारी मतलब जो चीजें पूछेगा कि एक रिसर्चर इस तरीके से चीजें कर रहा है, उसके रिसर्च को आगे भी मतलब और भी कई सालों और लोगों ने वेरीफाई करा, तो कौन से फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मतलब आपकी जो चीजें होनी चाहिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी तब तक चीजें फिर आप इसमें नहीं कर पाओगे। ठीक है, टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड। टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड, भविष्यवाणी का आकलन करना, भविष्य का आकलन करना या भविष्यवाणी करना। हाँ, फ्यूचर ट्रेंड। बेटा जिस हिसाब से हमारे हालात चल रहे हैं, क्या अपना फ्यूचर आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, दिख जाएंगे। आने वाला टाइम और ज्यादा क्राइसिस से भरा हुआ होगा, फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। जिस हिसाब से हमारी हालात है ना, अब आप देख रहे हो बेटा ये जो सिनेरियो जो चल रहे हैं, हम किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो आने वाले टाइम में जो यूथ हैं
वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? यूथ इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराएंगे। क्यों? आप क्या कर रहे थे? फिर आप कह देना नेट की तैयारी कर रहे थे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, हम आज भी बहुत सारी चीजों को अपने एंसेस्टर्स को बोलते हैं ये चीजें करी, किसी चीज के लिए हम थैंक्सफुल भी रहते हैं कि उन्होंने काफी अच्छी चीजें बनाई जो हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में पेड़ों को काट रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? एक पेड़ मां के नाम, बाकी जंगल अडानी के नाम, है ना? तो कहने का मतलब ये जो चीजें हैं वो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये जो चीजें हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो इश्यूज है, ये हमारा इंटरनेशनल लेवल का इशू है, ये हमारा अपना इशू नहीं है। वाटर जो क्राइसिस है बेटा, वाटर क्राइसिस आपका अपना इशू है। वाटर क्राइसिस जो आपके पास आ रहे हैं भाई, एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा? कई सारे स्टेट आने वाले टाइम में देखना, तुम आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद पानी ही नहीं मिलेगा तुम्हें, बूंद बूंद को जनता तरस जाएगी। साफ पानी तो मिलेगा ही नहीं, पानी भी नहीं मिलेगा, साफ तो मिलेगा ही नहीं। जो थोड़ा बहुत जो पानी रह रहा है ना, कई सारी सिटीज में आप देखोगे अभी से किल्लत हो गई है। जो कई सारे जैसे दिल्ली जैसे मतलब जो है, उसमें कई सारे मतलब जो चीजें हैं, एरिया हैं जहां पे पानी आ ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा किल्लत है। आप मध्य प्रदेश में देख लो, मध्य प्रदेश में देखो बेटा बहुत ज्यादा मतलब पानी की किल्लत हो रही है, कुछ स्टेटों में तो बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस है। अब आने वाले टाइम में और ज्यादा चीजें हो जाएंगी। जैसे एआई है बेटा, एआई के बारे में अगर हम बात करें तो एआई का जितना हम लोग यूज कर रहे हैं उससे आपको और ज्यादा एडवांस होना पड़ेगा। ह्यूमन से ज्यादा एआई को पानी की नीड है। हाँ, उसके जो डेटा सेंटर्स है ना, डेटा सेंटर जो हैं उनके लिए मतलब वाटर कंजम्पशन आपकी रहती है, इसीलिए डेटा सेंटर इंडिया में लगाए जा रहे हैं। ऐसा तो हमने भी बोला था कि प्लास्टिक के वो लेकर आएंगे हम, ताकि हम पानी में नोटों को छुपा सके, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इनसे बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं बेटा, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन मतलब जो स्क्रीनिंग है, ऑनलाइन जो चीजें हैं बेटा, इससे टीचरों की भी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। सोचो अगर हमें किसी ने मतलब रिप्लेस कर दिया, क्या ऐसा आपके दिमाग में है कि भाई आप एक टीचर बन गए, फिर कह रहे हैं कि भाई एक टाइम ऐसा आया कि भाई अब कह रहे हैं कि भाई हमें टीचरों की जरूरत ही नहीं है, वी हैव रोबोटिक्स। हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी चीजें हो जाए। चाइना रोबोटिक आर्मी तैयार कर रहा है क्योंकि उसने प्रिवेंट कर लिया है या उसने पहले से ही चीजों को देख लिया है कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी कंट्री पे अटैक करना पड़े, तो वहां पर हमारी रोबोटिक्स आर्मी जो है वो, ये सोचो कितनी दूर की सोच रहा है। सोच रहे हो मतलब रोबोटिक्स आर्मी तैयार, रोबोट मतलब तैयार करना, हम रोबोट ही तैयार नहीं कर पा रहे, आर्मी की तो छोड़ो, हमारा रोबोट हमें ही मार डालेगा। एक रोबोट दूसरे रोबोट की जॉब खा जा रहा है, एक एआई दूसरे एआई की गलती निकाल दे रहा है, दिस इज रॉन्ग। एआई से क्वेश्चन उठा के एआई को बोलो कि इसमें गलतियां ढूंढो, तो वो खुद की गलतियां ढूंढ देगा, और दूसरे एआई पे बोलो कि इसको रेक्टिफाई करो, तो वो रेक्टिफाई भी कर देगा। सोच रहे हो मतलब क्या चीजें चल रही हैं? चाइना ड्राइवरलेस कार बना रहा है, चाइना ड्राइवरलेस कार बना रहा है, उसका इनोवेशन लेवल देखो कितना हाई पहुंच गया है। कई बहुत सारी कंट्री मतलब इन चीजों पे काम कर रही है। हाँ, टेस्ला भी मतलब जो उस पे कर रही है, चाइना में भी मतलब इस तरीके की ड्राइवरलेस मतलब जो कार है। हाँ, तो ये इस तरीके की चीजें हैं बेटा, ये इनोवेशन का लेवल है। सोचो फ्यूचर कितना आगे मतलब जो चीजें मतलब आपके पास जा रही है, फ्यूचर में नोटबुक वगैरह ये चीजें होंगी ही नहीं, ये जो चीजें आप लेके रहे हो ना, इस तरीके की चीजें होंगी नहीं। हो सकता है कि आपके पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका टोटली चीजें क्या हो जाए बेटा, डिफरेंट हो जाए।
तो ऐसा भी मतलब जो चीजें हैं वो आने वाले टाइम में क्या होंगे बेटा, और भी ज्यादा चीजें। तो हम अपने आप को वैसे ही तैयार करें। क्या हमने कभी सोचा था कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे हम? हमारे दिमाग में नहीं आया कभी कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि बच्चा एक 1 क्लिक अवे रहेगा टीचिंग से, या टीचर्स 1 क्लिक अवे रहेगा टीचिंग से। यू आर जस्ट नीड 1 क्लिक एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योर कंटेंट। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हैं बेटा जो अपने आने वाले टाइम में और ज्यादा चीजें रह जाएंगी। लेकिन बहुत ज्यादा इनोवेशन करना भी खतरनाक है, हमारी जैसी कंट्री के लिए तो ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पहली बात तो डेवलपिंग स्टेज में है। दूसरी चीज, जितने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आप लेकर आओगे उतने ही ज्यादा हमें एडवांस स्किल चाहिए, और उतने एडवांस स्किल्स के लिए हमें क्या चाहिए, उतने ही ज्यादा एडवांस इंस्टीट्यूशंस चाहिए, और उतने ही स्किल्ड हमारे पास स्टाफ चाहिए, और उतना स्किल्ड स्टाफ हमारे पास है ही नहीं। जो स्किल्ड होता है वो बाहर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्किल्ड होता है वो बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे उस स्किल की कदर ही नहीं थे। आपको अल्टीमेटली रहना तो एक सिस्टम में ही है ना भैया। सिस्टम, एक पर्सन पूरे एंटायर सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता। तो अगर तुम पूरे सिस्टम को चेंज करने की सोचोगे, सिस्टम तुम्हें चेंज कर देगा। तो ये भी चीजें हैं कि भाई मतलब जो चीजें हैं भाई, अगर तुम सिस्टम के सर में दर्द बनोगे तो सिस्टम तुम्हें ही उखाड़ फेंकेगा, बोलेगा मैं हटाओ उसे। तो इसलिए सिस्टम को इस तरीके की चीजें नहीं चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज मतलब जो इस पे भी काम करती हैं कि हाउ टू इन्वेंट न्यू थिंग्स। आप नई नई चीजें क्या करोगे, फ्यूचर को प्रिवेंट करना कि भाई इसका फ्यूचर क्या होगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि हाउ एआई कैन डिटेक्ट द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कि एआई से हम रोबोटिक सर्जरी भी होती है, पता है आपको? ये एडवांस मतलब जो है हमारे उसमें आ गए हैं। तो रोबोटिक्स भी मतलब जो चीजें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रोबोटिक्स पे पूरा भरोसा किया जा सकता है? तो इंस्ट्रक्शन तो उसको मतलब जो चीजें मतलब उस तरीके से मतलब चीजों को करना, उस तरीके से प्रोग्राम्स डेवलप करना। तो ये भी चीजें सोचो, एक बंदे को बोला कि रोबोटिक सर्जरी करेगा आपके, आधे बंदे का बीपी तो वैसे ही हाई हो जाएगा, ओ रोबोट सर्जरी करेगा। हमारे ह्यूमन मिस्टेक करते वो तो खैर फिर भी रोबोट है। कई सारे मतलब जो इस तरीके की चीजें भी हो जाती हैं, भाई किसी को ऑपरेशन करना था, कुछ ऑपरेशन कर दिया, फिर कहता है वो सॉरी गलती हो गई। ऐसे भी इस तरीके की चीजें भी हो जाती है। तो रोबोटिक्स पे सर्जरी करना अगेन एक बहुत बड़ा मतलब चीज हो जाएंगे। जैसे हमारा एफडीपी हुआ था, तो एफडीपी में हमसे ये बोला गया था कि जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम थे ना, तो उसमें हमें बोला गया था क्या एआई रिप्लेस टीचर कंप्लीटली। हमारा ये टॉपिक था वहां पे कि मतलब एआई जो है क्या टीचर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो कैसे, अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। तो वहां पे कई सारे लोगों ने अलग अलग अपनी रिसर्च पे मतलब लोगों ने काम किया था। तो वहां पर मतलब अल्टीमेटली फैक्ट ये निकला कि जो टीचर्स हैं, अब जैसे हमें समझ आ रहा है कौन बच्चा बातें कर रहा है, कौन बच्चा डिजाइन बना रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्चा ओवर एक्टिंग कर रहा है समझने की। ऐसा भी होता है बेटा कि हमें जो चीजें जितने बच्चे बेटे सारे थोड़ी पढ़ रहे हैं, कुछ ओवर एक्टिंग करते हैं। तो वो जो चीजें हैं भाई, हम आपको देख के समझ पा रहे हैं ना कि भाई आप मतलब जो किस तरीके की चीजें भाई आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो भाई हम उसके हिसाब से अपनी चीजें चेंज करते हैं। लेकिन ये जो इमोशनल अटैचमेंट जो होती है ना, ये एआई में आ ही नहीं सकती है। तो इस तरीके की चीजें मतलब उसमें आप एआई को बोलो यू आर डम, कर देगा यस आई एम। तो वो उसको जैसा बोलोगे वैसे ही कमांड कर देगा। बेटा एआई जितना फायदेमंद है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आप किसी पर्सन की फोटो को लेके उसको जैसा मर्जी उसको कन्वर्ट कराना चाहो, उसको वैसे कन्वर्ट करा दो, वो कर देगा। उसको कुछ नहीं पता कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसको कमांड दे कि भाई इसको ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो, उसको बोलेगा कि इसको कपल में कन्वर्ट कर दो, कर देगा वो ये थोड़ी पूछेगा तुम क्यों कर रहे हो। उसको जैसा बोलोगे वो वैसा मतलब जो है। उसको बोलो कि मोदी जी को डेविल दिखा दो तो डेविल दिखा देगा, आंख में से वो फायर निकलती हुई। उसको बोलो मोदी जी को इनोसेंट बना दो, वो इनोसेंट बना देगा। राइट, उसको जैसी कमांड दोगे वो वैसे क्या कर देगा, उस पर काम कर देगा। तो इसको यूज करना ह्यूमन के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको सही डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हो। आजकल ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई बेटा कि एडवांस चीजों का जमाना है। आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये जो चीजें हैं ये ओरिजिनल है या फेक है। ऐसी ऐसी फोटोज बना देता है, ऐसी ऐसी वीडियोस बना देता है, वॉइस डब कर देता है,
आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हारी ही वीडियो की तुम्हारी वॉइस बना के, मतलब जो वीडियो बना के एआई उस पर पोस्ट कर देगा, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, वही चीजें उतना फिर आपको उस तरीके की चीजें भी होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, नई नई चीजें लेकर आना, इसको कहां कहां पर यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें भी हमारे इसमें मतलब जो है आ सकती हैं कि एआई हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे डिटेक्ट कर सकता है। क्या एआई एग्जाम कंडक्ट करा सकता है? हो सकता है आने वाले टाइम में करवा दे, हो सकता है भाई आने वाले टाइम में करवा दे। ठीक है, तो ये चीजें भी हमारे इसमें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, रिसर्च प्रोसेस। बेटा प्रोसेस आपको सीक्वेंस करने के लिए आएगा एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन आता है। शोध प्रक्रिया, क्लास है आपकी? अच्छा चलो इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप टॉपिक लिख लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे रिसर्च प्रोसेस, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, टाइप्स ऑफ रिसर्च और डेटा कलेक्शन।